हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 101 to 109 तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर तुमने इसके चैप्टर नंबर 101 to 108 देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन टाइमलाइन तक स्किप करके इस चैप्टर नंबर 109 एंजॉय कर सकते हो। और अगर कोई चैनल पर पहली बार आ रहा है तो 10 घंटे की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर पहले देख लेना। और इसी के साथ मैं तुम सभी लोगों को बताता चलूँ कि डीडीएम के जितने भी चैप्टर्स अवेलेबल थे मैंने उस सभी के सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन ये सीरीज ऑनगोइंग है और जैसे जैसे इसके चैप्टर्स आते रहेंगे मैं इसे एक्सप्लेन करके डालता रहूंगा। और इसी के साथ मैंने कुछ दूसरी सीरीज भी एक्सप्लेन की थी, तो मुझे बता दो कि मैं उन्हीं को कंटिन्यू करूं या फिर कोई न्यू सीरीज स्टार्ट करूं। लेकिन अगर तुम वो सीरीज नहीं देखना चाहते तो मैंने 2-3 सीरीज और भी ढूंढी हुई हैं, जिसमें से एक सीरीज वो इसमें एक्सप्लेन है, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर उसे एक्सप्लेन करने को कह रहा है। खैर, मैं एक पोल लगाऊंगा तो कम्युनिटी में जाकर प्लीज से उसे चेकआउट जरूर से कर लेना और हो सके तो अपनी राय भी बता देना। और आई नो बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन 3 की शुरुआत में हमें मास्टर डायरिया को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताती हैं कि इंपीरियल थ्रोन को हासिल करने की वार काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इंपीरियल थ्रोन को हथियाने की जंग में 2 प्रेस मारे भी जा चुके हैं। इन सभी चीजों को पढ़ते हुए मास्टर डायरिया अपने मन ही मन में दुआ कर रही होती हैं कि इन लोगों की जंग की वजह से हमें कोई नुकसान न हो। और इसी के साथ मास्टर डायरिया की नजर रसल के लेटर पर पड़ती है, जिस लेटर को खोलते हुए मास्टर डायरिया एक स्माइल के साथ कह रही थी, मुझे रिपोर्ट करने के बजाय ये मुझे लेटर भेज रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा हो चुका है या फिर ये मुझे अवॉइड करना चाहता है। मास्टर डायरिया ये सब कुछ कह ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रसल ने मास्टर डायरिया को उस लेटर में बताया था कि वो एम्पायर की तरफ जा रहा है, जिस लेटर को पढ़कर मास्टर डायरिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर रसल को गालियां दे रही थी, जिस गालियों का असर हमें साफ साफ दूसरी तरफ रसल पर भी नजर आ रहा होता है, क्योंकि अचानक से उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा। जिस पर मुया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो रसल उसे बताता है कि लगता है कि मुझे कोई कर्ज कर रहा है, जिस पर मुया काफी ज्यादा हैरान हो गई। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर कहाँ पर है। सो सीजन 2 के लास्ट में पेपर वापस आ चुका था, यानी कि पेपर तुम्हें आगे की स्टोरी में भी नजर आने वाला है। हम देखते हैं कि रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरा लेटर मास्टर तक पहुंच चुका होगा। और इसी के साथ अपने मन ही मन में मास्टर डायरिया को इमेजिन करते हुए जब हम रसल को गालियां देते हुए कह रही थी, क्या एम्पायर में क्या तुम खुद को मारने जा रहे हो। रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर वो गुस्सा होती है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन लेने से अच्छा मैं बाद में माफी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें बताता कि मैं एम्पायर जाने वाला हूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी परमिशन ना देती। रसल अपने मन ही मन में ऐसा कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मोया किसी तरफ देखते हुए कहने लगी, लड़के वो देखो हम जमीन पर पहुंच गए। जिस पर रसल हमें बताता है कि हम फाइनली कॉन्टिनेंट के अंडरग्राउंड नेशन अकेन शंगुक में पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल और मोया को अकेन एम्पायर के गली में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रसल मोया को कहता है, मोया चांद प्लीज इस रिंग को डाल लें। तो मोया के पूछने पर कि ये क्या है, रसल उसे बताता है कि ये एक ऐसी रिंग है जिसकी वजह से तुम्हारा अपीयरेंस चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना फेस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस रिंग को पहनने की वजह से रसल का अपीयरेंस भी काफी हद तक चेंज हो चुका था। और अपने इस अपीयरेंस के बारे में रसल बताता है, फ्रोजन लैंड के नॉर्थर्न ट्राइब्स में ज्यादातर लोगों की प्लैटिनम हेयर और ब्लैक आईज होती हैं। और मोया भी उस रिंग को पहनने के बाद काफी देर पुरजोश होकर रसल से पूछ रही थी, वेल लड़के क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। लेकिन जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो काफी देर मायूस होकर कहती है, मैं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं नजर आ रही। जिस पर पेपर उसे दिलासा दे रहा था। और फिर रसल भी उसे बताता है कि सिर्फ इतनी सी चेंजेस ही काफी होंगी, तो अब क्यों ना हम इस रोल प्ले को काफी अच्छे तरीके से निभाएं। और इसी के साथ पेपर भी उसे थम्स अप दे रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को एक बार में दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑब्वियसली रसल ने 2 अलग रूम्स बुक किए थे, मगर इस चीज को सुनकर बार मैनेजर कहता है, सेपरेट रूम्स, वो भी हनीमून के दौरान। लगता है कि आजकल के कपल्स काफी ज्यादा लड़ते हैं। जिस पर रसल बात कवर करने के लिए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस उसे थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रोज में जा रहे थे, जिन्हें जाता हुआ देखकर नीचे बार में बैठे हुए सभी लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं। और किस लिए चेयर कर रहे हैं वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चीजों में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। एंड फिर हमें रसल और मोया को एक ही रूम में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मोया रसल से पूछ रहे थे, जैसा कि हम दोनों एक कपल होने का दिखावा कर रहे हैं तो हमें एक ही रूम शेयर करना चाहिए था ना, तो फिर सेपरेट रूम्स क्यों। तो रसल बाहर में बैठे हुए सभी के सभी लोगों को सोचते हुए उसे बताता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए हमें काफी ज्यादा विटनेसेस की जरूरत होगी, और प्लीज इस बात को ख्याल में रखो कि मैं एंगेज्ड हूँ। और रसल की इन बातों को सुनते हुए मोया मुंह पिलाते हुए कहने लगती है, वैसे भी मैं इस तरह का कोई काम करने के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिक्सेस के साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है। और फिर रसल प्रिंसेस के बारे में सोचते हुए मोया से पूछता है, बाय द वे जब से वो इवेंट हुआ है तुम हर हाइनेस प्रिंसेस को पिक्सेस क्यों कह रही हो। तो मोया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसे बताती है, ये लेडीज के बीच का प्रॉमिस है, तो तुम इसे ना जाना तो ठीक रहेगा। जिस पर रसल भी हंसने लगा। और फिर रसल पेपर को सहलाते हुए मोया को बताता है कि एक बार रात हो जाए तो हम फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि एम्पायर के इमिग्रेशन
प्रोजेक्ट पर हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मोया की पूछने पर फेक आईडीज, लेकिन तुम उसे बनाओगे कैसे? तो रसल उसे बताता है कि हमें सबसे पहले रेड स्नेक कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट करना होगा, एक ऐसी क्राइम सिंडिकेट जो कि पूरे के पूरे अकेन एम्पायर को कंट्रोल करती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि उन्हें रीच कैसे किया जाए। और ये कहते हुए रसल अपनी सस्पेंस पॉकेट में से कुछ निकाल रहा था, मगर रसल की इस बात को सुनकर मोया काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या? तो फिर हम उन्हें मिलने कैसे वाले हैं? जिस पर हम देखते हैं कि रसल ने काफी ज्यादा गोल्ड कॉइंस निकाल लिए और उसे कह रहा था तो हम उन्हें खुद अपने पास बुलाएंगे। इसी के साथ से शिफ्ट होता है अकेन की गलियों में, जहाँ पर काफी ज्यादा इलीगल काम हो रहे थे। और फिर हमें अकेन कैसीनो को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए मोया काफी ज्यादा पुरजोश होकर कहती है, वो हो, ये प्लेस कितनी ज्यादा चमक रही है। और हम देखते हैं कि मोया और रसल दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये अकेन का सबसे बड़ा कैसीनो है, यानी कि यहाँ पर यकीनन हर किस्म की इलीगल चीजें होती होंगी। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल मोया को कहने लगा, मोया, अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो मोया के काफी ज्यादा हैरान होकर पूछने पर कि कौन सा प्रॉमिस? तो रसल उसे कहता है, कुछ भी हो जाए अंदर जाने के बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो मोया भी हंसते हंसते उसकी ये बात मानने को तैयार हो गई, जिस पर रसल भी उसे अंदर ले जाते हुए कह रहा था, तो फिर हमें अंदर जाना चाहिए और अपने सभी के सभी पैसों को उड़ाना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसीनो मैनेजर डाल्टन को दिखाया जाता है, जो कि पैसों को गिनते हुए काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर कह रहा था, उन कमीनों ने यकीनन काफी ज्यादा पैसे हथियाए हुए होंगे। और ये अपने आप से ही शिकायत कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक टकला वहाँ पर आते हुए कहता है, मैनेजर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जिस पर वो मैनेजर भी काफी ज्यादा गुस्सा और कहता है, क्या मसला हुआ है अब? तो वो टकला उसे बताता है कि कोई हमारे सभी के सभी मनी को जीत रहा है और हमारी सभी टेबल चिप्स खत्म भी हो चुकी हैं। जिस पर वो मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो गया और फिर वो उस टकले से पूछता है कि कौन है वो लोग। तो वो टकला खिड़की से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि वो नॉर्थर्न फ्रोजन लैंड के कपल्स, उन लोगों से कोई भी नहीं जीत पा रहा। और तुम सभी लोग समझ ही गए होगे कि यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि मोया और रसल की बात हो रही है। खैर हम देखते हैं कि वो टकला अपने मैनेजर को सलाह देते हुए कहता है, क्यों ना हम कोई एक्सक्यूज करके उन्हें यहाँ से निकाल दें। जिस पर मैनेजर उसे कहने लगता है कि नहीं, दूसरे किसी भी केस के सामने हम इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते। और फिर एक इवल स्माइल देते हुए कहता है, उन दोनों को पेंट हाउस में ले आओ, क्योंकि इस कैसीनो में मैं ही कानून हूँ और मैं ही किंग हूँ और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकता। और फिर हमें नीचे की तरफ मौजूद रसल की तरफ लाया जाता है, जिसने कि अपने इस बार की भी बारी जीत ली थी और अब तक रसल 9 बार लगातार जीत चुका था। जिस पर मोया भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह लड़के, तुम तो इस खेल में काफी ज्यादा अच्छे हो। जिस पर रसल उसे बताता है कि मैंने इस खेल के सभी के सभी रूल्स और प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया है, तो इसी वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन इसी के साथ रसल अपने मन ही मन में सोचते हुए हमें बताता है, मैं इसे बता तो ये रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर कार्ड के ऊपर एक हिडन मार्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीलर ही देख सकता है। यानी कि शुरू से ही ये गेम एक बहुत ही बड़ी चाल है, जिसकी वजह से कोई भी प्लेयर इस गेम को नहीं जीत सकता। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं हारने का दिखावा करूंगा, मगर अगर ये लोग इस तरह खेल रहे हैं तो फिर मैं इस तरह बैठा नहीं रह सकता। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पीछे की तरफ से आते हुए कुछ लोगों पर पड़ी, जिन लोगों में वो टकला भी था। और फिर हम देखते हैं कि वो टकला रसल के पास आकर उससे ग्रीटिंग करते हुए कहने लगता है, टेरगस, ये प्लेस तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्यों ना हमारे साथ कहीं और पर चलें, जहाँ पर इससे बड़ी गेम्स होती हैं। जिस पर रसल भी खुशी खुशी उसे कहने लगता है, बड़ी गेम्स? हाँ, वैसे भी मैं यहाँ पर खेल खेल कर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, वहाँ पर जाना सही रहेगा। एंड फिर हम देखते हैं कि वो टकला उन दोनों को अपने पेंट हाउस में ले आया होता है, जिस नई जगह पर आकर मोया तो काफी तरह पुरजोश नजर आ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि रसल उस जगह पर आकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि VIP और स्पेशल गेस्ट के लिए टॉप फ्लोर पर कोई इस तरह की चीज होगी। और फिर हम देखते हैं कि डाल्टन रसल के पास आकर उसे अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मैं तुम्हारी गेम प्ले से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ और इसी वजह से मैं पर्सनली तुम्हें ग्रीटिंग देना चाहता था। जिस पर रसल भी कहने लगता है कि हाँ, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जीत गया। तो डाल्टन काफी ज्यादा अच्छा बनते हुए कह रहा था, ऑफ कोर्स नॉट, मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पर इस वजह से बुलाया है ताकि तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि डाल्टन को देखते हुए मोया रसल को कहने लगी, इसकी स्माइल मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लग रही है, क्या मैं ऐसे मार सकती हूँ लड़के? तो रसल उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मेरी हर बात मानोगी तो चुप करके बैठी रहो। और फिर डाल्टन अपने टकले साथी को कुछ ड्रिंक्स लाने को बताकर कह रहा था कि अपने प्रीशियस गेस्ट के लिए हमारे कैसीनो की सबसे अच्छी और एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर आओ। जिस पर वो टकला वो ड्रिंक काफी ज्यादा जल्दी ले आया और उस ड्रिंक को देखते ही मुझे काफी ज्यादा पुरजोश होकर उसे पीते हुए कह रही थी, ओह अगर ये एक्सपेंसिव है तो मैं ऐसे जरूर पीऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने वो ड्रिंक पी तो एट द नेक्स्ट मोमेंट वो उसकी उल्टी कर देती है। और मुया की इस हरकत को देखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और रसल भी उसे देखते हुए कहता है, अरे यार थोड़ी सी वेट तो कर लिया करो। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से मुया उस गिलास को तोड़ते हुए कहती है, लड़के मुझे मत कहना कि ये वही है। तो रसल भी उस ड्रिंक को नीचे फेंकते हुए कहता है, हाँ ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रग है। और जैसे ही उन लोगों का भांडा फूटा होता है, काफी तरह नर्स ने रसल और मुया को घेर लिया था और डाल्टन अपना पूरा का पूरा हाव भाव चेंज करते हुए कहता है,
काफी ही ज्यादा शर्म की बात है। अगर मैं तुम्हें ये ड्रग्स ना देता तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन शायद अब हमें तुम्हें मारना होगा। मगर डेल्टा की इस बात को सुनकर रसल अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, मैं हैरान हूँ, क्या तुम सच में ये सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो? और रसल को अपना पैसा रिलीज करता हुआ देखकर डेल्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या तुम क्या हो? मगर शायद अभी भी उस टकले ने रसल की पावर लेवल को भांपा नहीं था और फिर काफी ज्यादा बदतमीजी वाले लहजे से रसल को कहने लगा, अपनी जिंदगी के लिए भीख ना मांगते हुए तुम हमें डराना चाह रहे हो। और उस टकले की इस एक्शन को देखते हुए डेल्टन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, तू भड़वे 1 मिनट के लिए चुप नहीं कर सकता। जिस पर वो टकला काफी ज्यादा हैरान होकर डेल्टन से पूछता है, क्या हुआ उस्ताद? मगर डेल्टन अपने सभी के सभी साथियों को पीछे रहे को बता रहा था और फिर डेल्टन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है कि ये बास्टर्ड सिर्फ मुझ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहा है। मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बार अपने ऑरा को मास्टर लेवल पर ट्रेन किया था और मेरे काफी ज्यादा सालों के एक्सपीरियंसेस मुझे चीख चीख कर कह रहे हैं कि इनसे दूर रहो, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे बीइंग है जिन्होंने ह्यूमन लिमिट्स को सरपास किया हुआ है। अपने मन में सबको सोचते हुए डेल्टन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो हुजूर, मैं आज से बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस पर रसल उसकी तरफ बढ़ते हुए एक स्माइल के साथ कह रहा था, एक मैनेजर होने की हैसियत से तुम काफी ज्यादा तेज हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? और ये सब कुछ रसल एक साउंड ट्रांसमिशन स्पेल का यूज करते हुए कह रहा था, जिसकी वजह से रसल की ये बात डेल्टन के अलावा कोई नहीं सुन पा रहा था। और रसल को ये मैजिक स्पेल इस्तेमाल करता हुआ देखकर डेल्टन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर काफी देर डरते हुए उसे कहता है, हाँ हुजूर, आप जो काम कराना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। तो रसल काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, 2 फ्लॉलेस फेक आईडीज कल तक तैयार हो जानी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और मैं थोड़ी देर के बाद रसल और मुया दोनों के पास ही काफी देर पोर्टली पर सोना दिखाया जाता है, यानी कि इन दोनों ने कैसीनो को बहुत ही अच्छे तरीके से लूटा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसीनो मैनेजर भी उनके सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कह रहा था, हमारा कैसीनो विजिट करने के लिए शुक्रिया जनाब। अपने मैनेजर को इस तरह करता हुआ देखकर वो टकला काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, मैनेजर ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उन्हें इस तरह ही जाने दोगे तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि वो मैनेजर उसे गाली देते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या हमारी जिंदगी के अलावा भी इस दुनिया में कोई और प्रीशियस चीज एग्जिस्ट करती है? पागल दिमाग। मैनेजर की इस बात को सुनने के बाद भी उस गधे को कुछ समझ नहीं आया था और काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, ये बदनाम शिकारी कुत्ता और हो चुका है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने उन बच्चों को बिना लड़े ही यहाँ से जाने दिया। और फिर अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि एक स्माइल देते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली ये मेरे लिए सही है, उन लोगों को लड़े बिना ही यहाँ से जाने देने का मतलब ये है कि डेल्टन कमजोर हो चुका है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहाँ का मैनेजर बना सकती है। ये सारा ख्याली प्लान बनाने के बाद उसने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी नाइट्स को मुया और रसल को ढूंढ कर मारने का ऑर्डर दे दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारा ड्रामा कैसीनो के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर मुया और रसल भी देख रहे थे, जिसे देखते हुए मुया कहती है कि नो वंडर आगे जो भी हो, लेकिन तुम काफी ही ज्यादा चालाक हो। और हम देखते हैं कि उस कैसीनो से लूटा हुआ सारा का सारा पैसा रसल अपनी सब स्पेस पॉकेट में रख रहा था और फिर अचानक से कहता है, लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने का टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मुया को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाते हुए काफी ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यार ह्यूमन वर्ल्ड का खाना कितना मजेदार है। और फिर एक मंकी वाले टॉय को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, देखो इस बक्से में से तो आवाज आ रही है। और मुया की इन हरकतों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, क्या पेरेंट बनने की फीलिंग इस तरह की होती है? और जहाँ मुया उस टॉय को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होकर कह रही थी, इस मंकी को देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, तो रसल इर्द गिर्द देखते हुए काफी ज्यादा सतर्क होकर अपने मन ही मन में कह रहा था, एज एक्सपेक्टेड वो हमारा पीछा कर रहे हैं। उन लोगों को नोटिस करने के बाद अचानक से रसल मुया को एक गली में जाने को बता देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जब रसल और मुया उस सुनसान सी गली में जा रहे थे तो एक सर्टेन पॉइंट पर रुक कर अचानक से रसल कहता है, शायद तुम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि वो टकला और उसके बहुत सारा साथी रसल और मुया के सामने आ गए और वो टकला के ईवल से स्माइल देते हुए कहता है, तो फाइनली तुमने डिसाइड तो किया कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मगर हम देखते हैं कि उस टकले को वहाँ पर देखकर अचानक से मुया कहती है, ओए ऑक्टोपस के मुंह वाले, मैंने जब से तुझे देखा था मैं तुम्हारा सर फाड़ना चाहती थी। जिस पर ऑब्वियसली उस टकले को काफी ज्यादा गुस्सा आया और काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि भेड़ के भाई माँ के बेटे, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। और इसी के साथ उसने अपने सभी के सभी साथियों को उन पर हमला करने को बता दिया। मगर हम देखते हैं कि उसकी बकवास को सुनते हुए मुया अपनी उंगलियां झटकते हुए कह रहे थे, तेरी जुबान तो बहुत चलती है बेटा, अब देखना होगा कि तुम्हारे पास उतनी स्किल्स भी है कि नहीं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू मुया को बताता है कि मुया प्लीज उन लोगों पर थोड़ा सा रहम करना। खैर केन को क्राइम के लिए ही जाना जाता है, लेकिन हम इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहते। जिस पर मुया अपना सामान नीचे रखते हुए रसल को जवाब देती है कि अगर मुझे मजा आने लगा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। और वो टकला, खोता
पागल और दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकी इंसान मुया को चैलेंज देते हुए कहता है, क्या हुआ, फट गई, अब हमला क्यों नहीं करता। और ये कहकर वो टकला खुश हो ही रहा था, लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट उसके मुंह पर मुया का एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का पड़ा और एक ही मुक्का उस टकले का खेल खत्म करने के लिए काफी था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग भी मुया के एक एक मुक्के से ही सो रहे थे और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को पीटते हुए मुया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही थी, तुम सभी लोग मुझ पर इकट्ठे अटैक करो। और मुया को उनको पीटता हुआ देखकर असल नीचे की तरफ बैठकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, इसका मेरी तरफ आना एक किस्म से अच्छा ही है। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें एम्पायर पोर्ट सिटी आएगा के अंदर रसल और मुया को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मुया खाना खाने में मसरूफ थी और असल अपने मन ही मन में सोच रहा था, तो ये है ब्रिटेनिया एम्पायर। एक समय ऐसा भी था जब मुझे एम्पायर से काफी ज्यादा नफरत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे फादर के मारने के पीछे एम्पायर ही है। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर आकर मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। रसल के मन में इस तरह की बातें चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनकी आईडी चेक करने की बारी आ गई और हम देखते हैं कि उन दोनों की आईडी चेक करने के बाद वो गार्ड कहने लगता है, नॉर्थ साइड के लोग, तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम। तो रसल एक स्माइल के साथ उसे बताता है कि मैंने सुना कि एम्पायर में सिविल वार छिड़ी हुई है, तो मुझे अपने पेरेंट्स की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, तो इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। और शायद उस गार्ड को भी अंदाजा था कि इन दोनों की फेक आईडीज हैं, तो वो रसल की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ अपने हाथों से पैसेंजरी का इशारा करते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा किडनी टचिंग स्टोरी है, लेकिन हम किसी को ऐसे ही अंदर जाने नहीं दे सकते। जिसकी इस बात को रसल काफी ज्यादा आसानी से समझ गया और पैसों की एक पोटली निकालते हुए कहता है, टोकन ऑफ सिंसियरिटी के लिए ये छोटा सा नजराना हजूर। जिस पर वो नाइट भी काफी ज्यादा खुश हो गया और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। और वहाँ से जाते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, थैंक्स टू द सिविल वॉर, क्योंकि इसी की वजह से करप्शन हो रही है और हमें एम्पायर मैटर होने का मौका मिल चुका है। एंड इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद रसल, मुया और पेपर को किसी तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है। खैर पेपर तो उड़ रहा था, जहाँ हम देखते हैं अचानक से भागते भागते रसल मुया को कहने लगा, फेक आइडेंटिटी कार्ड होने की वजह से हमें जगह जगह जाने पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हें ये टाइम काफी ही ज्यादा लग रहा है तो मुझे बता सकती हो। जिस पर मुया काफी ज्यादा कैजुअल तरीके से उसे कहती है, तुम्हें पता तो है मैं कौन हूँ, तो इस तरह के सवाल मत करो। और फिर अचानक से भागते भागते कुछ फील करते हुए रसल को रोक दिया। तो जब रसल ने पूछा कि क्या हुआ, जिस पर मुया उसे बताती है कि मुझे काफी ही ज्यादा कोर्प्सेस की स्मेल आ रही है। तो रसल कहता है शायद यहाँ पर कोई ग्रेवयार्ड हो या फिर सिविल वार में मरे हुए सोल्जर्स की बॉडीज को यहीं पर दफनाया हो। तो मुया उसे बताती है कि नहीं, ये किसी ग्रेवयार्ड की स्मेल नहीं है और ना ही ये कोई रेगुलर कॉर्प्स की स्मेल है। इन कॉर्प्सेस की स्मेल काफी ज्यादा भारी और अजीब सी है। जिस पर रसल एक अजीब सी शक्ल बनाकर कह रहा था, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। खैर हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हो सके तो इस चीज को ठीक भी कर देंगे। और रसल की इस बात को सुनकर मुया और पेपर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि हम दोनों को फिर से लड़ाई करने का मौका मिलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे के पूरे गांव में बहुत सारे कोर्प्सेस दिखाए जाते हैं। जिस जगह को देखते हुए मुया काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगती है, ये प्लेस तो बिल्कुल किसी विलेज ऑफ डेड की तरह है। और इसी के साथ हम पेपर को देखते हैं, जो कि डर के मारे मुया के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन रसल इन अंडर्स को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था, कभी कभार मैजिक पावर की इन्फ्लुएंस की वजह से ग्रेवयार्ड्स के पास कुछ अनडेड सामान हो जाते हैं, मगर इतनी ज्यादा अनडेड का सामान होना नेचुरल नहीं हो सकता। और फिर अपने मन ही मन में उन कल्टिस्ट के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या इस सब के पीछे भी वो कल्टिस्ट हो सकते हैं। रसल अपने मन ही मन में सब को सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें सिंपली रसल को इन सभी के सभी अनडेड्स को मारने का मिशन मिला था। और इस सिस्टम विंडो को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, मिशन 1, तो इसका मतलब है कि आगे भी मुझे मिशन मिलने वाले हैं। और क्योंकि इन अनडेड्स को मारने का उसे मिशन भी मिल चुका था, तो खड़ा होकर कहता है, हम इस चीज को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें इन्हें खत्म करना होगा। और फिर उन अनडेड्स की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, यकीनन ये सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अनडेड बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहेंगे, तो इन सभी अनडेड्स को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। हम देखते हैं कि ये क्या कर रसल उन सभी के सभी अनडेड्स को मारना शुरू कर देता है। और सिर्फ रसल ही उन अनडेड्स को नहीं मारा था, बल्कि इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मुया और पेपर भी जंग में कूद गए और अपने अपने अंदाज में उन अनडेड्स का खात्मा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस विलेज में बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। इसी के साथ हमें एक और सिस्टम वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें रसल को मिशन कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन मिला था, यानी कि इन तीनों ने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी अनडेड्स का खात्मा कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि मुया अपने हाथ बांधे हुए खड़ी होकर कह रही थी, ये तो एक ब्लिंक ऑफ आई में ही खत्म हो गए। और इसी के साथ मुया के पीछे हमें पेपर को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल मुया की एक्टिंग कर रहा था। और रसल को कुछ न बोलता हुआ देखकर अचानक से मुया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इतना क्या सोच रहे हो, हमने तो सिर्फ उन्हें मारकर उन्हें थोड़ा सा सुकून दिया है। मगर तभी अचानक से मुया को दोबारा से उन्हें कॉर्प्सेस की स्मेल आने लगी। और फिर मुया रसल को बताती है कि क्योंकि ये जगह क्लियर हो चुकी है, तो लोगों के अंडर बनने का जो रीजन है उसकी असली सोर्स का पता लगाया जा सकता है। लेकिन मुया ये सब कुछ कहते हुए जिस तरफ इशारा
इशारा कर रही थी रसल की डेस्टिनेशन उस तरफ नहीं जाती थी। तो रसल काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगता है लेकिन हमें उस डायरेक्शन पर नहीं जाना। लेकिन फिर अगले ही सीन में हमें रसल, मोया और बैपर को उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिखाया जाता है जिस तरफ बढ़ते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था। जिस तरफ मोया पॉइंट कर रही थी वहाँ पर एक ब्राउनी है, यानी कि उस टेरिटरी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो वहाँ पर यकीनन हजारों की तादाद में लोग होंगे और अगर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग अनडेड हुए तो इस कंट्री का गिरना यकीनन हो जाएगा। मगर रसल को ब्रिटेनिया एम्पायर के गिरने की खुशी नहीं थी, बल्कि इस चीज का खौफ था कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग अनडेड बनकर मारे न जाएं। और फिर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर 90% से ज्यादा लोग अनडेड बन चुके थे। और इस तरह लोगों को अनडेड में बदलता हुआ देखकर रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था ये चीज नेचुरल हो ही नहीं सकती। इवन सिविल वार किसी कंट्री को क्योस में डाल सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि इस तरह के बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आर्कड्यूक बिस्मार्क की तरह यहाँ एम्पायर में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि उन कल्टिस्ट से मिली हुई है। और वो बात जो कि उस कल्टिस्ट ने मरते मरते कही थी कि असली डार्कनेस अभी आनी बाकी है, क्या उसका मतलब यहाँ से था? रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तब अचानक से दोबारा से एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। जिस सिस्टम विंडो को देखकर रसल खड़ा होते हुए कहता है मोया और पेपर, हमें यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करनी होगी और इस चीज का ख्याल रखना कि इन सभी लोगों की मौत पेनलेस हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल अपने एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद अनडेड्स पर हमला कर रहा था और रसल के एक ही अटैक में वहाँ पर मौजूद बहुत सारे अनडेड्स मारे जाते हैं। और इसी के साथ मोया भी उन अनडेड्स पर हमला करने के लिए कूद गई और हम देखते हैं कि उसके एक ही अटैक में बहुत सारे अनडेड्स मारे जा रहे थे। मगर तभी हम देखते हैं कि रसल की नजर कुछ न्यूज़ लेटर पर पड़ी, जिसे देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है बिल्कुल ऐसे ही लेटर मैंने उस सीरीज में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सी माना भी फील हो रही है। और इस ले लाइन का फ्लो यानी कि रसल को कुछ तो समझ आ गया था। और फिर मोया की पूछने पर कि क्या तुम्हें कुछ समझ आई, तो रसल उसे बताता है कि हाँ, ये एक मैजिक फॉर्मेशन है, एक ऐसा मैजिक फॉर्मेशन जिसकी वजह से अंडर की सारी पावर एक स्पेसिफिक टारगेट तक चैनल होती है। और फिर मोया के पूछने पर कि वो ट्रांसफरिंग पावर कहाँ पे जा रही है, तो रसल उसे बताता है कि वो यकीनन विलेज के सेंटर यानी कि लॉर्ड के मैनर तक जा रही होगी। और रसल की इस बात को सुनकर मोया पार के लिए तैयार होते हुए कह रही थी, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर जाकर उसे तबाह बर्बाद करना होगा। लेकिन रसल उसे रोकते हुए बताता है कि एक मिनट रुको, क्योंकि फॉर्मेशन की कोर मूव कर रही है। और इसी के साथ वो दोनों ही कुछ देखकर फाइट के लिए तैयार हो गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ कंकाल रसल और मोया को इंट्रूडर कहते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये कंकाल डेथ नाइट्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि मोया उन सभी डेथ नाइट्स की फील्डिंग सेट कर रही थी, जिसे देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है कि एक डेथ नाइट किसी एवरेज अनडेड से काफी ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसे कि कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है किसी सुपर ह्यूमन की, तो उसके सामने ये डेथ नाइट कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि रसल की सभी के सभी बातें बिल्कुल सही भी होती हैं, क्योंकि मोया काफी ज्यादा आसानी से उन डेथ नाइट का मुकाबला कर रही थी, बल्कि मुकाबला नहीं उनकी चटनी बना रही होती है। और फिर एक अनडेड पर हमला करते हुए कहने लगती है यूहू, काफी दिनों बाद मुझे लड़ने में मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि मोया की एक ही किक में उस डेथ नाइट का कचूमर बन गया था। और फिर जब एक डेथ नाइट मोया पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो हमें मोया के चेहरे पर एक काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल दिखाई जाती है। लेकिन इससे पहले कि उस डेथ नाइट पर हमला करके उसे खत्म कर पाती, हम देखते हैं कि रसल अपनी लाइटनिंग हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ नाइट को खत्म कर देता है। और क्योंकि वो डेथ नाइट मोया के काफी ज्यादा करीब था, तो रसल उसके पास आते हुए कहता है कि मोया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि मोया रसल का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कह रही थी, अबे तो तू मेरा शिकार क्यों चुरा रहा है? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। जिस पर रसल भी उसे माफी मांग रहा था। लेकिन मजाक से हटकर उन हंड्रेड्स की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है कि यहाँ के सभी लोगों को सिर्फ इसी वजह से हंड्रेड्स में चेंज किया गया ताकि डेथ नाइट को पावर की सप्लाई मिल सके। और अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर देना, यानी कि इस सब के पीछे भी उन्हीं कल्टिस्ट का हाथ है। और मुझे जल्द से जल्द इस चीज की रिपोर्ट करनी होगी कि एम्पायर उन कल्टिस्ट के साथ मिला हुआ है। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से मोया इधर उधर देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है। जिस पर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, घूर रहा है? लेकिन कहां से? और इसी के साथ हमें आसमान में किसी को उड़ते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आसमान में उड़ रहा वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि फॉलन ड्रैगन रजिस्टर था। और हाँ, इसका नाम ही रजिस्टर है, जो कि इस चीज को देखकर कि मोया ने उससे सेंस कर लिया, मोया की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा शार्प हैं वुमन। और फिर रसल की तरफ देखते हुए कहता है कि नेक्स्ट ड्रैगन किंग, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे सेंस कर सको। और वो फॉलन ड्रैगन ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि उससे मिलने के लिए
लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम वक्त बचा है, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। और क्योंकि वो फॉलन ड्रैगन यहाँ से चला गया था तो मोया को वो अजीब से सेंसेशन फील होना बंद हो जाती है, जिसे देखते हुए लियो से कहने लगता है कि शायद इस मैजिक फॉर्मेशन की वजह से तुम्हें कोई इल्यूजन होया होगा, और वैसे भी हमने काफी ज्यादा दूर जाना है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मोया इधर उधर देखते हुए कह रही थी, क्या वो सच में मेरी इमेजिनेशन ही थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है माउंट जालो पर, यानी कि रसल अपनी डेस्टिनेशन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जहां रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था कि यकीनन मुझे यहाँ किसी ड्रैगन का क्लू मिल जाएगा। और इसी के साथ पीछे की तरफ हमें मोया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी, और फिर अचानक से रसल से कहने लगी, क्या तुम श्योर हो कि हम सही रास्ते पर हैं? क्योंकि जितनी बार मैं इधर उधर देख रही हूँ मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। जिस पर रसल उस मैप को निकालते हुए उसे कहने लगा कि अच्छा मुझे एक बार चेक करने दो। लेकिन जब जैसे ही रसल उस मैप को अपने हाथ में पकड़ता है तो अचानक से उस मैप में आग लग गई, जिसकी वजह से रसल चिल्ला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछली बार की तरह ये मैप भी एक कंपास में चेंज हो चुका था, और उस कंपास को देखते हुए मुझे पूछती है कि ये क्या है, तो रसल उसे बताता है कि ये एक ऐसा कंपास है जो कि हमारी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, और उस कंपास की पॉइंट की गई डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हम काफी तरह करीब पहुंच चुके हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अर्थ ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि रसल की प्रेजेंस को फील करते हुए कहने लगा कि फाइनली यंग मास्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस बार मैं सोचना कि यंग मास्टर के पास एक ऐसी लड़की है जिसके पास ब्लड ऑफ ड्रैगन है। मुझे नहीं पता कि ये ब्राइड आपके साथ क्यों है, लेकिन आप एक अच्छी लड़की को अपने साथ लाए हैं। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज को फील करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। यहाँ से दफा हो जा बगैरत, ये जगह लिटिल मास्टर के लिए सेक्रेड ग्राउंड है, तो तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये कहते हुए वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा होकर एक जोरदार चीख लगाता है, और वो ड्रैगन किसी और पर नहीं बल्कि उसी फॉलन ड्रैगन रजिस्टर पर गुस्सा हो रहा था, और उस ड्रैगन के गुस्सा होने की वजह से रजिस्टर को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और फिर अपने दान पेशते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस इतनी आसानी से चला जाऊंगा? लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से रसल और मोया की तरफ लाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मोया सामने की तरफ देखते हुए कह रही थी, ये किस तरह की अजीब जगह है। तो रसल उसे उस पहाड़ के बारे में बताने लगता है, लेकिन इस चीज को नोटिस करके कि वहाँ पर कुछ ज्यादा ही फोग है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फोग हो रही है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन पीछे की तरफ से उसे मोया की काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, और जब रसल ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो हम देखते हैं कि वो फोग मोया के इर्द गिर्द ले बढ़कर उसे हवा में ले जा रही थी, जिस पर मोया जोर जोर से चिल्लाते हुए रसल को आवाजें देते हुए कहने लगती है, आप मुझे बचाओ। लेकिन तभी अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपना पूरा का पूरा जोर लगाकर उस फोग से रिहा हो जाती है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस फोग ने मोया को दोबारा से जकड़ लिया था, जिस पर मोया काफी ज्यादा जोर लगाते हुए कह रही थी, ये तो और ज्यादा टाइट हो रही है, जिसे देखते हुए रसल भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक वाइट स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मोया को उस क्लिफ से काफी ज्यादा दूर कर दिया, और मोया का उस जगह से थोड़ा सा दूर जाने था वो फोग मोया के इर्द गिर्द से डेसिपेट हो जाती है, जिस पर मोया ने भी एक राहत की सांस ली। और फिर रसल बताने लगता है कि इस फोग में एक स्पेशल मैजिक स्पेल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं आ सकता। और फिर मोया को कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर मेरा वेट करना होगा, जिस पर मोया भी आसानी से मान जाती है। तो रसल हंसते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा, जिस पर मोया भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, मैं जितने ज्यादा इस फॉरेस्ट में आगे जाता जा रहा हूँ ये फोग उतनी ज्यादा ही थिकर होती जा रही है, और यहाँ पर यूज होने वाला मैजिक स्पेल बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि इस मैजिक स्पेल की वजह से यहाँ पर मौजूद फोग मेरे माना के एट्रीब्यूट की तरह ही चेंज हो रही है। और इसी तरह मैजिक स्पेल के रिलेटेड ही काफी ज्यादा बातें करता है, जो कि तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बातों को सुनकर तुम लोग बोर हो जाओगे। रसल इस तरह की बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद नजारा चेंज होने लगा, जिसे देखते हुए रसल थोड़ा सा हैरान होकर इर्द गिर्द देखते हुए कह रहा था, ये जगह दोबारा से चेंज हो रही है। लेकिन अपने सामने की तरफ की नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, एक लैबिरिंथ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि रसल को उसी ड्रैगन की आवाज आने लगी, लिटिल मास्टर मिस में एंटर हो चुके हैं। और फिर हमें बताता है कि अब जो रसल के ट्रायल होने वाले हैं उसे डिवाइन ड्रैगन किंग ने ही रसल के लिए सेटल किया था, और मैं आशा करता हूँ कि लिटिल मास्टर इस चीज से गिव अप ना करें। लेकिन उस आवाज को सुनकर रसल काफी ही ज्यादा हैरान हो रहा था, और शायद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें दोबारा से एक्शन दिखने वाला है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रसल अपने सर पर हाथ रखकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, 3 दिन गुजर चुके हैं जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है, और मैं इस मेज में ट्रैप हो चुका हूँ, और जब भी मैं जंप करके इस मेज को पार करने की कोशिश करता हूँ तो ये दीवारें बड़ी हो जाती हैं, और इसी के साथ इन दीवारों पर ना ही कोई मैजिक स्पेल काम करता है और ना ही कोई फिजिकल अटैक। लेकिन अगर इस मेज की एंट्रेंस थी तो इसकी एग्जिट भी जरूर होगी, तो मैं इस ट्रायल को ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। इसी के साथ और भी ज्यादा टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि रसल और भी ज्यादा एग्जॉस्ट होते जा रहा था, और इसी के साथ साथ रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, टाइम के साथ साथ मेरे सेंसेस काफी ज्यादा डल होते जा रहे हैं, क्या कोई एग्जिस्ट भी करता है?
रसल काफी ज्यादा निराश होकर अपने मन ही मन में इस सब को सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हुई। क्या तुम इस लेबरिंथ पर गिव अप करना चाहते हो, हाँ या ना? अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देते हो तो तुम लेबरिंथ को लीव कर जाओगे। और इस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मैं इस लेबरिंथ को लीव कर सकता हूँ? गिव अप करना काफी तरह फ्रस्ट्रेटिंग तो है, लेकिन पेपर और मैं काफी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए रसल यस दबाने वाला होता है, मगर अपना हाथ यस दबाने के लिए बढ़ाते हुए अचानक से रुक गया। मगर मुझे काफी तरह अजीब सा भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाऊंगा। और इसी के साथ अपने मन ही मन में अपनी पूरी की पूरी जर्नी को रिकॉल करने लगा कि किस तरह उसने अपनी फैमिली को रिवाइव किया, अपने फादर के कातिल को मारकर उनका बदला लिया और एक ऐसा रियान पर ब्रेक थ्रू किया जिसके बारे में उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और फिर अपने आप से सवाल करते हुए पूछने लगता है कि और भी ज्यादा ताकतवर बनने का मेरे पास कौन सा रीजन है, मगर फिर भी मेरे अंदर इस सर्कल पर रीच करने की चाहत है कि मैं भी रियल ऑफ ट्रांसेंडेंट को फील करूं। और फिर उस सिस्टम विंडो को देखते हुए जहां वो यस दबाने वाला था, अपने मन ही मन में कहने लगा, एट द एंड ऑफ लेबरिंथ मुझे एक नई ताकत मिलेगी, तो मुझे थोड़ी देर और सब्र कर लेना चाहिए। और जैसे ही रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचता है, अचानक से वो लेबरिंथ कोलैप्स होने लगी, जिसकी वजह से पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन जब वो मेज पूरी तरह से टूट गई तो वो एक अजीब से वर्ल्ड में गिरने लगता है। और इसी के साथ उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जहां उसे बताया जाता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्ग विल को प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। और उस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, ब्लैक ड्रैगन? और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल जमीन पर लैंड हो चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, हो हो स्मॉल मास्टर, मेरी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करें। और जब रसल ने पीछे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि रसल के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था, मगर हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एक घर की तरफ इशारा करते हुए रसल को कहती है, आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे तो क्यों ना आप मेरे घर पर चलें। और इसी के साथ अगले सीन में हमें रसल को उसी घर में दिखाया जाता है, जो घर बाहर से तो झोंपड़ी लग रहा था, लेकिन अंदर से शाही महल से भी ज्यादा अच्छा होता है। और रसल भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं सोचना कि एक ड्रैगन के नेस्ट के अंदर इस तरह की प्लेस एग्जिस्ट करती है, वाओ। मगर तभी अचानक से ब्लैक ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में रसल के सामने आने लगी। स्मार्ट मास्टर, मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन ऑफ पेलिया। जिस पर जब रसल ने अपना इंट्रो दिया तो ब्लैक ड्रैगन उसके नाम की तारीफ करते हुए उसे बताने लगती है कि जब लेबरिंथ में आपका ट्रायल हो रहा था तो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिना झिझक पूछ सकते हो। जिस पर रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने और भी ज्यादा ड्रैगन से मुलाकात की थी, लेकिन सैडली मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं इससे क्या पूछूं? अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल ब्लैक ड्रैगन से पूछता है, ड्रैगन एम्परर एग्जैक्टली में वो कौन है और मुझे ही उनका हेयर क्यों चुना गया? तो ब्लैक ड्रैगन रसल को बताने लगती है कि ड्रैगन एम्परर सभी के सभी ड्रैगन्स का रूलर और मास्टर था। जिस पर रसल उसे पूछने लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि इस एज में सिर्फ कुछ ही ड्रैगन्स बचे हैं। जिस पर ब्लैक ड्रैगन थोड़ी सी सैड होते हुए उसे बताने लगती है, द ग्रेट मास्टर, द प्रीवियस ड्रैगन एम्परर, डिवाइन ड्रैगन किंग गुजर चुकी हैं, क्योंकि वो मिडिल रियम की उस बहुत बड़ी जंग में घायल हो चुकी थी। और रही बात स्मॉल मास्टर, आपको ही क्यों ड्रैगन एम्परर के तौर पर चुना गया, तो उसका सिंपल जवाब यह है कि आप डिवाइन ड्रैगन किंग और अदरवर्ल्डली सेवियर की लास्ट डिसेंडेंट हो। और ब्लैक ड्रैगन के मुंह से अदरवर्ल्डली सेवियर का नाम सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन उसे अदरवर्ल्डली सेवियर के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि वो दूसरी दुनिया से आई हुई डिवाइन ड्रैगन किंग की पार्टनर थी और तुम्हारे बालों का कलर उन्हीं से मिलता है। ब्लैक ड्रैगन की इन बातों को सुनते हुए रसल के दिमाग में चल रही सभी पजल सॉल्व होने लगती हैं कि क्यों उसकी मदर की रिंग उस ड्रैगन हार्ट पर रैप की थी और क्यों वो अपने पास में रिग्रेस हुआ। और फिर रसल ब्लैक ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या सेकंड जनरेशन के ड्रैगन को भी मेरी तरह ही चुना गया है, यानी कि बिल्कुल मेरी तरह ही उनके पास भी ड्रैगन ब्लड होगा। जिस पर ब्लैक ड्रैगन उसे बताती है, एग्जैक्टली। और इसी के साथ मैंने भी अपनी पावर्स का हायर चुन लिया है। जिस पर रसल ने जब पूछा कि वो कौन है, लेकिन रसल का जवाब देने की बजाय ब्लैक ड्रैगन जोर जोर से खांसने लगती है। जिस पर रसल काफी ज्यादा डर कर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर ब्लैक ड्रैगन रसल को अपने पीछे आने को बताकर कह रही थी, लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इससे पहले कि मैं भी खत्म हो जाऊं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और रसल के हैरान होने की वजह वहाँ पर मौजूद काफी ही ज्यादा खजाना था। और फिर ब्लैक ड्रैगन उसे बताती है कि मैं काफी तरह लास्ट ड्रैगन थी, तो मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों को इकट्ठा किया, और अब क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका है तो ये सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन रसल इतने ज्यादा खजाना एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मगर ब्लैक ड्रैगन रसल का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, स्मॉल मास्टर नॉर्थ की तरफ जाओ। यही ब्लैक ड्रैगन के आखिरी लफ्ज होते हैं, और ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन
डस्ट में बदल जाती है। इसी के साथ एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जहाँ पर रसल को मिशन मिला था कि उसे नॉर्थ के फ्रोजन लैंड में जाना है। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जिस डस्ट में चेंज हुई थी वो डस्ट मोया के मुंह में चले जाती है और क्योंकि मोया मुंह खोल कर सोई हुई थी तो इस चीज की वजह से खांसते हुए उठ जाती है। ये चीज क्या थी? क्या सोते वक्त मैंने मिट्टी खा ली? वेट, वो फॉग हट रही है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को उसी खजाने के दरमियान खड़ा हुआ दिखाया जाता है और इतना ज्यादा सोना देखकर रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, अनबिलीवेबल, इतना ज्यादा सोना तो एंडीमियम के पास भी नहीं होगा। लेकिन तभी से रसल की नजर कुछ पेपर्स पर पड़ी और ये कोई आर्म स्क्रोल्स नहीं बल्कि सामत और रेड सर्कल के मैजिक स्पेल थे, जिन्हें देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि इस तरह के मैजिक स्पेल एक्सटेंड हो चुके हैं। खैर, अब तक का ये सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट होगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल काफी ज्यादा खुश अपने मन ही मन में सोच रहा था, इतना ज्यादा खजाना समेटने में मुझे पूरा दिन लग चुका है और अगर सेवन सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी सब स्पेस पॉकेट बड़ी ना हुई होती तो इतना ज्यादा खजाना मैं कभी भी नहीं ले जा सकता था। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक जाने पहचाने आवाज सुनाई दी और हम देखते हैं कि मुया काफी तेजी से भागते हुए रसल को चिमट जाती है, जिस पर रसल ने उसे जल्दी जल्दी से नीचे उतार दिया। और फिर मुया के पूछने पर कि यहाँ पर तुम कर क्या रहे थे तो रसल उसे बता रहा था कि मैं ब्लैक ड्रैगन डेवलपमेंट से मिलने आया था, लेकिन अचानक से कुछ देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी चीजें अचानक से गायब ही हो चुकी थी, जिस पर रसल थोड़ा सा उदास होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है, शायद ही ऐसी वजह से यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट इन पीस ऑफेलिया। और फिर अचानक से रसल पूछने लगा कि सारे टाइम के दौरान क्या कुछ अनयूजुअल हुआ था तो मोया से बताती है, अच्छा मुझे सोचने दे, हाँ सोते वक्त मेरे मुंह में थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी, वैसे तुम क्यों खुश रहे हो? तो रसल उसे कहने लगता है, बस ऐसे ही। और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि इसके कहने के मुताबिक इसने उस सैड को स्वेलो कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये भी ईलो की तरह ड्रैगन पावर को कैरी करती है, मगर ईलो की ही तरह इसे अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा। रसल अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी जरा से मुझे कहने लगी, ये प्रेजेंस मुझे ये फिर से फील हो रही है। और फिर अचानक से फाइट के लिए तैयार होते हुए कहने लगती है, मेरे वाइल्ड एक्सचेंज मुझे चिंक कर कह रहे हैं कि इस प्रेजेंस के सामने अगर मैं अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर भी लड़ूं तो फिर भी मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं कि रसल और मुया के सामने एक बार फिर से रजिस्टर द फॉलन ड्रैगन पहुंच चुका था और इस बार फॉलन ड्रैगन रजिस्टर के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन था और रजिस्टर को देखते हुए रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, तुम भी एक ड्रैगन हो? रसल की तरफ देखते हुए वो फॉलन ड्रैगन कहने लगता है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तुम उस वक्त से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लेकिन रसल फॉलन ड्रैगन की तरफ से आती हुई एनर्जी को फील करके अपने मन ही मन में कह रहा था, ये एक ड्रैगन है लेकिन इसके अंदर से हम कल्टिस की एनर्जी क्यों फील हो रही है? रसल अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फॉलन ड्रैगन काफी तेजी से रसल के सामने आ गया, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। और अचानक से फॉलन ड्रैगन को रसल के इतने ज्यादा करीब आता हुआ देखकर मुया काफी देर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। बास्टर्ड, उस मेलह्यूगा से दूर रहो। लेकिन फॉलन ड्रैगन एक ही झटके में मुया को अपने से काफी ज्यादा दूर कर देता है। ये तुम्हारा मामला नहीं है तो इससे दूर रहो। मगर मुया अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अच्छा, तो तुझे फाइट करनी है तो अब मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुझे मारना ही होगा। और इसी के साथ ताकत भी काफी गुस्सा होकर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि रसल उन दोनों को काम डाउन होने को बताने लगता है, अबे तुम दोनों रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। जिस पर फॉलन ड्रैगन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया? जिस पर रसल उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे मारना होता तो तुम मुझे काफी देर पहले ही मार चुके होते। और फिर फॉलन ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर अचानक से फॉलन ड्रैगन रसल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम एक ट्रू ड्रैगन एम्परर हो तो तुम्हें एक भी ड्रैगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि सब ड्रैगन तुम्हारे सामने झुकें और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि तुम मुझे आजाद कर सको। और यही एक ट्रू ड्रैगन एम्परर की फेट है और तुम्हें यकीनन इस पर चलना होगा। और मैं यानी कि फॉलन ड्रैगन ज़िलियन रजिस्टर आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलें तो तुम एक ट्रू मास्टर बन चुके हो। और ये कहते हुए फॉलन ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। एक्ट्रेस के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मुया अपना खाना एंजॉय कर रही थी, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ रसल अपने मन ही मन में फॉलन ड्रैगन के बारे में सोच रहा था कि एक ऐसा ड्रैगन जो कि अपनी ड्यूटी छोड़कर गलत काम करता है उसे ट्रू फॉलन ड्रैगन कहा जाता है और हिस्टोरिकल टेक्स्ट के मुताबिक उन्हें डीमन ड्रैगन भी कहा जाता है। मगर इसी के साथ रजिस्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी पूरी तरह से करप्ट हुआ होगा। खैर, उसकी बॉडी में से उन कल्टिस्ट का ऑरा तो निकल रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि अभी तक वो पूरी तरह से उन डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स के थ्रू कंज्यूम हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में काफी तरह डीप सोरो है। मुझे एक बार फिर से उन करप्टेड ड्रैगन्स के ऊपर रिसर्च करनी होगी। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे की तरफ से मुया
मोया की थोड़ी सी कराहने की आवाज सुनाई दी, जिस पर रसल उसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो मोया उसे बताती है कि कुछ दिनों से मेरे गर्दन पर थोड़ी सी खारिश हो रही है, जिस पर रसल उसे कहने लगता है तो फिर तुम्हें एक बात लेना चाहिए ना। और रसल की इस बात से मोया थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कह रही थी, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कल ही तो नहाया है। जिस पर रसल उसके करीब जाते हुए कह रहा था, अच्छा मुझे देखने दो। और रसल की उसके करीब जाने की वजह से मोया काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, और मोया के ब्लश करने का स्टाइल भी काफी ज्यादा अजीब था, जिसे देखकर पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान हुआ और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मोया को उसकी गर्दन दिखाने लगा। और हम देखते हैं कि मोया की गर्दन पर ड्रैगन स्केल्स अपीयर होना शुरू हो गए थे, जिसे देखकर मोया काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, क्या ड्रैगन स्केल्स। और मोया को इतनी ज्यादा जल्दी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए देखकर रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये इलो की सिचुएशन से बिल्कुल ही उल्ट है। क्या ये शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि उनके ड्रैगन से अलग अलग थे। मगर हम देखते हैं कि मोया काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कह रही थी, मैं एक छिपकली नहीं बनना चाहती, जिस पर रसल उसे काम डाउन होने को बता रहा था। और फिर इसी के साथ दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोया और रसल अभी भी उसी शेप पर थे। जहाँ मोया की इस बात को सुनकर हमें पता चलता है कि रसल ने उसे ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इसका मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन ने मुझे अपने सक्सेसर के तौर पर चुना है, और जब ये पावर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी तो हम दोनों एक मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में बाउंड हो जाएंगे, है ना। जिस पर रसल अपने मन में सोचते हुए कि मोया एक आजाद पंछी है तो वो किसी का सर्वेंट बनने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मोया से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि रसल की सोच से बिल्कुल उल्टा मोया हंसते हुए कह रही थी, ओह ये तो अच्छा है ना, फिर मैं ड्रैगन बनने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। और मोया की इस बात को सुनकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, क्या ये तो ठीक है, लेकिन मगर हम देखते हैं कि मोया काफी तरह पुरजोश हो गई इन लोगों के बारे में सोचते हुए कह रही थी, वह कल भी तुम्हारी सर्वेंट है ना। तो फाइनली मैं भी उसके मुताबिक आ चुकी हूँ। जिस पर पीछे खड़ा हुआ रसल काफी तरह हैरान हो रहा था, मैं जैसे किसी पर्सन का एक सर्वेंट बनना, क्या तुम इससे ठीक हो। तो मोया उसे जवाब देती है, ऐसा मत कहो, वैसे भी बॉस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अपना मेट चुन पाते हैं। थोड़ा सा काफी तरह हैरान होकर कह रहा था, हाँ क्या कहा तुमने। जिस पर मोया हंसते हुए सीधा सीधा उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनना चाहती हूँ। तो रसल हैरान है के बजाय उल्टा हंसते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रही है, लेकिन तुम इससे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और फिर इसी के साथ हमें प्लेन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल की क्लास ली जा रही थी, जहाँ हम देखते हैं रसल सोफे के पीछे छुपते हुए कह रहा था, मास्टर अगर ये कैंडी भी है लेकिन अगर मुझे ये हिट कर गई तो मैं मर भी सकता हूँ। तो मास्टर जारिया जिसे रसल पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ने वाली। मगर तभी से पीछे से कोई मास्टर जारिया को भगाने लगा, जिस पर मास्टर जारिया गुस्सा होते हुए कह रही थी, अबे क्या मसला है, देख रहे हैं कि मैं बिजी हूँ अभी। लेकिन उस पर्सन की इस बात को सुनकर मास्टर जारिया थोड़ी सी शांत होते हुए कह रही थी, लकी बास्टर्ड, उसे मुझे इसी वक्त बुलाना था क्या। चल रसल तैयार हो जा, हमें रिजर्ड ने बुलाया है। और रिजर्ड मतलब जो किंग की गैर मौजूदगी में कंट्री को रूल करता है। और हम देखते हैं कि मास्टर जारिया की इस बात को सुनकर रसल कहने लगा, हाँ रिजर्ड, क्या प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ है। तो मास्टर जारिया उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए कहती है, फॉर्चुनेटली जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस कुछ चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी तो थोड़ा सा रेस्ट ले रही है। तो रसल ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन फिर अचानक से कुछ सोचकर काफी ज्यादा डर भी जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस केट काफी ज्यादा गुस्सा होकर रसल को कह रही थी, ड्यूक रसल तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और हमें पता चलता है कि इस वक्त एंडीम्यून की रीजेंट प्रिंसेस हिकेट रथमोस ही हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रसल को कह रही थी, तुम्हें जब पता है कि एम्पायर हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है तो हमें बताए बिना तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इस वजह से तुम्हें कितनी बड़ी सजा हो सकती है। हाउएवर तुम्हारे पास की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं 6 महीने के लिए तुम पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ, क्या इस चीज के खिलाफ तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है। तो रसल भी घबराते हुए उन्हें ना में जवाब देता है और फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये बेसिकली एक हाउस अरेस्ट है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही थी, तुम इस तरह के टाइम में इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस पे कैसे जा सकते हो, क्या ये भी तुम्हारे ड्रैगन ब्लड के रिलेटेड है। तो रसल काफी तरह हैरान होकर पूछने लगा, आपको इस बारे में कैसे पता है। जिसका जवाब मास्टर जारिया देते हुए कह रही थी, हर टाइम जब तुम अपने ट्रैवल से वापस आते हो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होते हो, तो इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि तुम्हें इस बार भी किसी ड्रैगन टाइप के आर्टिफैक्ट को ढूंढने गए होगे। जिस पर हम देखते हैं कि रसल थोड़ा सा निराश होते हुए कह रहा था, हाँ आप लोग सही हैं, पहले तो सिर्फ मैं नेबरिंग लैंड्स में जाया करता था, मगर इस बार मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पायर में गया था, जहाँ जाकर मैंने डिस्कवर किया कि एम्पायर के अंदर मौजूद काफी सारे लैंड्स अंडर्स के कंट्रोल में आ चुके हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ डेथ नाइट्स भी मौजूद थे। और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर जारिया और प्रिंसेस दोनों ही काफी तरह हैरान हो जाती हैं, और प्रिंसेस काफी तरह परेशान होकर अपने मन ही मन में सोच रही थी, तो उस कल्टिस की प्रोफेसी बिल्कुल ठीक थी कि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लड के अंदर कवर कर देगा। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एम्पायर के अंदर सक्सेशन के लिए सिविल बात छिड़ी हुई है, और अब एम्पायर के अंदर इन अंडर्स का
खजाना, तो इसका मतलब है कि खतरा अभी तक पूरी तरह से नहीं टला। फ्लेम टावर, इस पर आपका क्या ख्याल है? तो वहाँ से डायरिया भी कहने लगती है कि हमें अपने स्पाइस को एम्पायर में भेजना होगा ताकि और चीजों के बारे में पता लग सके, जिस पर काफी तरह आसानी से प्रिंसेस मास्टर डायरिया को इस चीज की इजाजत दे देती हैं। और फिर हम देखते हैं कि रसल वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था। प्रिंसेस अपने मन में काफी कुछ सोच रही होंगी, तो प्रॉपरली माफी मांगने के लिए मुझे उन्हें विजिट करना होगा। अपने मन में ये सोचते हुए रसल मास्टर डायरिया से इजाजत लेने के लिए उन्हें बुलाने लगता है, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर डायरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गया मास्टर ट्रांसलेशन के थ्रू रसल को कह रही थी, अबे पागल, मुझे इस चीज के लिए भी तुझे सिखाना होगा कि उसे जाकर माफी मांग, जिस पर रसल काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस रसल को देखते कह रही थी, ड्यूक रसल रेमंड, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? तो हम देखते हैं कि रसल प्रिंसेस को कह रहा था, मैं आपसे एक दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हुई। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने पेपर को पकड़ा हुआ था, ये कितनी ज्यादा क्यूट है यार। और फिर रसल से पूछते हुए कहती है, वैसे ये है क्या चीज? तो रसल उसे बताता है कि ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट की हुई स्पिरिट है, एक सेकंड जनरेशन की ड्रैगन स्पिरिट, जिस पर प्रिंसेस पेपर की तरफ देखते हुए कह रही थी, क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुमने रिपोर्ट में मेंशन किया था? मैंने तो सोचा था कि ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा क्यूट है यार। प्रिंसेस का ये कहना था। तभी अब देखते हैं कि पेपर प्रिंसेस के हाथों से छूटकर अपने असली फॉर्म में आते हुए उन्हें दिखाने लगता है कि मैं इतना भी क्यूट नहीं हूँ। और पेपर का असली फॉर्म देखकर प्रिंसेस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्या ये ट्रू ड्रैगन है? मगर हम देखते हैं कि रसल पेपर के ऊपर चढ़ते हुए प्रिंसेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हिकेट, क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगी? और फिर अगले सीन में हमें पेपर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। और क्योंकि पेपर हवा में उड़ रहा था तो इस वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन फिर जब प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोलकर सामने का नजारा देखा तो काफी ज्यादा अमेज हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि रसल प्रिंसेस को कह रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड सही करने के लिए इस तरह का व्यू दिखाना सही रहेगा। तो प्रिंसेस कहती हैं, इंडीड ये काफी ज्यादा प्यारा सीन है, लेकिन सिर्फ यही चीज मेरा मूड सही नहीं करेगी, जिस पर रसल भी उससे माफी मांगने लगा। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी नशीली निगाहों से रसल की तरफ देखते हुए कहती हैं, लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर इसी के साथ ये कपल यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और ये सब बातें इतनी ज्यादा गौर से क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी कौन सा गर्लफ्रेंड है? खैर है तो मेरी भी नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एवर फोर्स में मौजूद बीस्टमैन ट्रक को दिखाया जाता है, जहां कुछ बीस्टमैन की बातों से हमें पता चलता है कि आज बीस्टमैन क्वीन मुया और रसल की फाइट हो रही है। सभी वो लड़का आता है, मुया काफी तरह रोमांटिक हो जाती है। और इसका यहाँ पर रोमांटिक से मुराद फाइट करने लगती है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल स्पेयर ऑफ ज़ादिलमांचा का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। और इस अटैक को करने के बाद रसल जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये पूरा का पूरा फ्रैश से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रसल की उस अटैक को पूरी तरह से नाकाम करने के बाद मुया उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, ये लास्ट अटैक है, इतना भी बुरा नहीं था, चल अब मेरी बारी। और मैं तुझे बताती चलूं कि मैं अपने स्टंट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फुरास की चिंता करे बगैर अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू मारे जाएगा। ये कहते हुए मुया काफी तेजी से रसल के पास आकर उस पर अटैक कर देती है। और मुया की उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि रसल हवा में उड़ गया था। और मुया भी, जिसने की शायद ड्रैगनिफिकेशन को यूज करने के बारे में सीख लिया था, रसल पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा देती है। मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। मगर हम देखते हैं कि रसल पे मुस्कुराते हुए उसके उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने सामने शील्ड बना चुका था, लेकिन मुया के एक ही हमले में उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन उस शील्ड के टूटने के बाद रसल ने फौरन ही एक दूसरा मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। और अगले ही समय हम देखते हैं कि आसमान से उस जगह पर एक जोरदार बिजली का अटैक हुआ। और मुया पर इस इतने खतरनाक अटैक को करने के बाद रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये 7 सर्कल का मैजिक स्पेल किसी और यूजर को एक ही झटके में राख बना सकता है, मगर ऑफ कोर्स मुया पर इसका जरा सा भी असर नहीं होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल को उस अटैक की वजह से मुया के जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आए थे। और हंसते हुए दोबारा से खड़ी होकर रसल को कहने लगी, चल अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। जिस पर रसल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, एक्चुअली मैं कहना चाहता था क्यों ना हम इस फाइट को रोक दें। जिस पर मुया काफी तरह हैरान होकर कह रही थी, अभी तो मैंने वार्म अप किया था यार। तो रसल उसे बताने लगा कि मेरी आज शाम को एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो मुझे वहाँ पर जाने के लिए तैयार होना है। और फिर मुया से सवाल कहते हुए पूछने लगा कि तुमने ड्रैगनिफिकेशन को कैसे सीखा। तो मुया उसे बताने लगती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कब सीखा, लेकिन जब भी मैं अपनी पूरी पावर को अनलिश करती हूँ ये खुद ब खुद ही हो जाता है। और मुया की इस बात को सुनकर रसल और पेपर उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। तुझे पता भी है इसे सीखने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी, क्या इसे ही प्रोडिजी कहते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल और प्रिंसेस को एक दूसरे के सामने बैठे हुए कुछ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जब रसल सिर्फ मुया की बातें करी जा रहा था तो अचानक से अपने चीजें एक अजीब सी स्मेल देते हुए कहने लगी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा
है कि तुम्हें भी दूसरी औरतों से फ्लर्ट करने में मजा आने लगा है। तो रसल अपने मन ही मन में ये सोचते हुए मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या, प्रिंसेस को ना में जवाब देता है, जिस पर प्रिंसेस कहने लगी अच्छा इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ट्रैवल बैन कुछ दिनों में हट जाएगा, लेकिन तुमने तो अभी से ही ओवरसीज रिसर्च के लिए रिक्वेस्ट दे दी है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम इस बार फिर से एम्पायर में गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रसल भी हंसते हुए जवाब देता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार फ्रोजन नॉर्थ के अरेंड अरेंड क्या, अबे ये क्या लिखा है। खैर रसल प्रिंसेस को बताता है कि वो फ्रोजन नॉर्थ की तरफ जा रहा है और रसल की इस बात को सुनकर प्रिंसेस उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी और फिर अचानक से रसल के लिए काफी ज्यादा वरीड होते हुए कहने लगती है कि नॉर्थलैंड में पूरा साल काफी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है और जितना ज्यादा तुम वहाँ पर डीप जाते जाओगे सब भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी, तो क्या तुम अब भी उस डेंजरस प्लेस में जाना चाहते हो। तो रसल उसे फुल जोश से जवाब देता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, तो प्लीज केट मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दे दो। जिस पर अचानक से प्रिंसेस रसल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है मगर अभी भी तुम पर से ट्रैवल बैन हटा नहीं है और तुम्हें परमिशन देनी है या नहीं ये तो मैं तुम्हारी बिहेवियर को देखते हुए डिसाइड करूंगी। और प्रिंसेस की इस बात को रसल ने काफी तरह आसानी से समझा और फिर अचानक से जब पेपर को आवाज दी तो पेपर काफी ज्यादा खुश होकर उसके पास आ जाता है, लेकिन रसल बेचारे पेपर को कमरे से बाहर निकाल देता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को नॉर्थन फ्रोजन लैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर मौजूद सर्दी को महसूस करते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था मैं रिग्रेशन से पहले भी इस जगह पर आया हूँ लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं थी। और फिर उस मिशन में मिली हुई नोटिफिकेशन को याद करते हुए कहने लगता है कि 2 फुल मून्स एंड द लार्जेस्ट मिरर, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जो कि इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर पैदल चलकर जाऊंगा तो मेरी कुल्फी बन जाएगी। अपने मन में ये सोचते सोचते अचानक से पेपर को समन करते हुए कहता है कि अपनी पूरी स्पीड पर जाओ पेपर। सीन कट होता है और हमें लेक कैलिमन की तरफ लाया जाता है जहाँ पर असल पेपर की सवारी करते हुए पहुँच गया था और फिर अपने सामने की तरफ मौजूद लेक कैलिमन को देखते हुए कहने लगता है अच्छा तो ये है वो फेमस लेक, मगर इतनी सारा ठंड होने के बावजूद भी ये जमा क्यों नहीं। और फिर हमें बताता है कि ये जगह असिस्टेंट की बताई हुई नोटिफिकेशन से बिल्कुल मैच करती है और क्योंकि रसल पेपर की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी पहुँच चुका था तो उसका सर सहलाते हुए कहने लगता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी पहुँच चुका हूँ, मगर कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच चुका हूँ। अभी सनसेट होने में काफी ज्यादा देर है तो उतनी देर तक हम कैंप फायर कर लेते हैं। सीन कट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रसल एक न्यू मैजिक स्पेल फ्यूरी ऑफ इंद्रा के बारे में सीख रहा था। जिस मैजिक स्पेल के बारे में पढ़ते हुए रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है वाह यार ये मैजिक स्पेल तो 7 सर्कल मैजिक स्पेल करंट नोट से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिस मैजिक स्पेल के बारे में वो काफी ज्यादा तफसील में बताता है लेकिन मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो रसल फिलहाल 7 सर्कल पर है और जो मैजिक स्पेल के बारे में स्टडी कर रहा है वो एक 8 सर्कल का मैजिक स्पेल है, लेकिन फिर भी उसकी माना कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छी है तो इस मैजिक स्पेल को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर असल में बताता है कि सिर्फ मास्टर जारे ही इस मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस मैजिक स्पेल के बारे में बढ़ते बढ़ते रसल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। ये मैजिक स्पेल मास्टर की स्पेल की जितना पावरफुल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। रसल उस मैजिक स्पेल के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था लेकिन तभी अचानक से पेपर उसे बुलाने लगा और फिर हम देखते हैं कि फुल मून हो चुका था। जिस फुल मून को देखते ही रसल उस लेक की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है नो मैटर मैं इस जगह पर जितना भी घूम लूं मुझे तो कोई भी चीज स्पेशल नजर नहीं आ रही। वेट क्या ये किसी और जगह पर हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ फील करके काफी ज्यादा जल्दी से उस लेक में मौजूद किसी जगह की तरफ बढ़ने लगा। इस जगह में मौजूद पानी में आसमान का रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा अजीब सा है और उस जगह में पहुंचकर काफी ज्यादा हैरान होकर पानी की तरफ देखते हुए कह रहा था अ पैटर्न फ्लो ऑफ माना। और थोड़ी देर में वहाँ पर मौजूद लगे हुए मैजिक स्पेल को पहचानते हुए बताने लगता है ये कैमोफ्लेज टाइप ऑफ मैजिक है और इस तरह के किसी मैजिक स्पेल का यहाँ पर कास्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी चीज को छुपाया गया है। रसल अपने मन ही मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके नीचे पानी में कुछ हलचल होने लगी जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होकर उस जगह से पीछे हट जाता है और फिर हमें बताने लगता है कि हमेशा से ही इस तरह के मिशन में मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना होता है। खैर जो भी हो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो इस जगह पर भी मैं अपने मिशन को पूरा कर ही लूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेक के अंदर से एक केव निकल आई थी जिस केव को देखते हुए असल पेपर को कहने लगता है कि अंडर वाटर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा डेंजरस होगा तो इसी वजह से तुम स्पिरिट राउंड में वापस चले जाओ, जिस चीज को पेपर भी काफी ज्यादा आसानी से मान गया। और फिर हम देखते हैं कि रसल एक बहुत लंबी सांस लेते हुए उस केव की तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को उसी अंडर वाटर केव की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है और क्योंकि वाटर वाटर ब्रीथिंग और टेम्परेचर मेंटेनिंग मैजिक स्पेल को एक साथ यूज कर रहा था तो इस वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए उस अंडर वाटर केव में आगे की तरफ बढ़ता रहता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये ट्रायल के लिहाज से काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि अचानक से कुछ आइस शैकल से रसल पर अटैक होता है जिन अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल काफी ज्यादा जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना देता है, मगर कुछ ही आइस शैकल्स के अटैक में वो शील्ड चकनाचूर
हो गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ आइस शैकल्स रसल के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी से एक मैरिक्सवेल एक्सेल है इसका इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से काफी ज्यादा दूर आ गया और उस जगह से निकल कर वो राहत की सांस लेते हुए ये कह ही रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे 10 सालों की जिंदगी कम हो चुकी है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी शार्क्स आ चुकी थी और इन शार्क्स को इस लेक में देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर रसल कहने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन शायद इस वक्त कुछ सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो शार्क्स काफी तरह गुस्सा होकर रसल पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती हैं और उन शार्क्स को इतना रेकलेसली उस पर अटैक करता हुआ देखकर रसल काफी जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना देता है और इसी के साथ उन शार्क्स की अटैक पावर को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये कोई ऑर्डिनरी शार्क्स नहीं लगती, क्योंकि इनका एक ही अटैक मेरी शील्ड को तोड़ रहा है। और जहाँ रसल को एक ही शार्क से लड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे और भी काफी ज्यादा शार्क्स थी, जिन्हें देखते हुए रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है, जितने ज्यादा मैं यहाँ पर रुकूंगा सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। अगर ऐसा है, ये कहते हुए रसल अपने एक मैजिक स्पेल आइसिकल फ्लैंक्स का इस्तेमाल करते हुए उन शार्क्स पर हमला कर देता है। अगर ऐसा है तो मुझे एक ही स्ट्राइक में इन सभी को निपटाना होगा। उन शार्क्स पर हमला करने के बाद थोड़ी देर पहले सीखे हुए मैजिक स्पेल को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पर मौजूद बचे कुछ ईमानों को इस्तेमाल करते हुए उस फार्मूले का भी यूज करूँ तो मैं एक न्यू अटैक बना सकता हूँ। अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद रसल वहाँ पर उसका प्रैक्टिकल करते हुए न्यू मैजिक स्पेल इजाद कर देता है और असल के इस न्यू मैजिक स्पेल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी शार्क्स एक ही अटैक में मारी गई थी और उन शार्क्स को खत्म करने के फौरन ही बाद रसल को वहाँ से निकलने का एग्जिट भी मिल गया था और अंडर वाटर से बाहर आने के बाद रसल जोर जोर से हाँफते हुए उस जगह को देखते हुए कहने लगा, पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी इतनी ज्यादा शार्क्स को हैंडल नहीं किया था। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी चीज को चमकता हुआ देखकर अचानक से कहता है, क्या वो चाहते हैं कि मैं इस केव में अंदर की तरफ जाऊं? और फिर हम देखते हैं कि रसल कांपते हुए उस केव के अंदर जाना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा मैं अंदर जाता जा रहा हूँ ये ठंड बढ़ती हुई जा रही है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा होगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में जरूर पता है कि मुझे वहाँ पर भी एक हॉर्न जरूर मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि रसल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि जैसे ही रसल उस जगह पर पहुंचा तो उसके सामने आइस ड्रैगन का हॉर्न ही था और इसी के साथ हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर रसल को मिशन कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आया था और आइस ड्रैगन के हॉर्न को देखते हुए रसल एक स्माइल के साथ कहता है, तो फाइनली मुझे आइस ड्रैगन का हॉर्न मिल चुका है, चलो फिर इसे अब्सॉर्ब भी आ जाए। और जैसे ही रसल ने उस आइस ड्रैगन का हॉर्न को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया तो कुछ सिस्टम विंडोज में बताया जाता है कि तुम्हारी करंट एबिलिटीज एक्सट्रीमली हाई है, तो तुम इस ड्रैगन हॉर्न को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर सकते हो। एंड एक मिनट मेरी बात सुन लो, आज से पहले जब भी रसल किसी ड्रैगन के हॉर्न को अब्सॉर्ब करता तो सिस्टम विंडो में कभी भी ऐसा शो नहीं हुआ कि उसने उस ड्रैगन हॉर्न को पूरी तरह से अब्सॉर्ब किया हो। हर बार वो हाफ को अब्सॉर्ब करता और हाफ पावर उसके पोटेंशियल में ऐड हो जाती। लेकिन इस बार के सिस्टम विंडो में बताया गया है कि रसल इस पूरे के पूरे आइस हॉर्न को अब्सॉर्ब कर सकता है। खैर एक्सप्लेनेशन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइस ड्रैगन हॉर्न की इतनी ज्यादा इंटेंस पावर को देखकर रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि आइस ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं इस माना को इसी तरह एक्सेप्ट करता गया तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी में फायर एनर्जी को दौड़ाना होगा और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से हलचल होना शुरू हो गई थी और इतनी ज्यादा पावर लगाने के बावजूद भी जब वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो सारी की सारी माना को अपनी अनलॉक मानवेन में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिस चीज की वजह से रसल को काफी ज्यादा दर्द तो हो रही थी, लेकिन इस चीज को एंड्योर करते हुए वो इस प्रोसेस को कायम रखते हुए इस आइस हॉर्न को एब्जॉर्ब करने में लगा रहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इतनी सारे दर्द को एंड्योर करने के बाद आखिरकार ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। मगर एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहा था वहाँ पर एक अजीब सा अंडा था। इसी के साथ से शीट होता है और हमें प्रिंसेस गेट को दिखाया जाता है जो कि मास्टर डाइया को बता रही थी। इस बार मैं सोच रहा कि एक रीजन को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, मैं इसके लिए तैयार तो थी लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर मास्टर डाइया कहने लगती हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा टेरिटरीज के टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, वेलफेयर और डिप्लोमेसी जैसी चीजों को संभालना होता है और इसी वजह से तो मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ। मास्टर डाइया की इस बात को सुनकर अचानक से प्रिंसेस कहने लगती हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे एम्पायर की शेर को देखकर थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि एक तो वहाँ पर सिविल वार चल रहा है और दूसरा ये कि वो कल्टिस्ट के साथ मिले हुए हैं। मैं क्या करूं? प्रिंसेस गेट ये सब कुछ यादव काफी ज्यादा बड़ी नजर आ रही थी, जिस पर मास्टर डाइया उसे दिलासा देते हुए कहने लगती हैं कि हमारा मैसेंजर काफी जल्दी यहाँ पर पहुंचता होगा, तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्टर डाइया ये सब कुछ कह रही थी तभी जहाँ से पीछे से कोई यादव कहता है, योर हाइनेस, एम्पायर की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आया है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद प्रिंसेस गेट काफी ज्यादा डरने के साथ साथ काफी ज्यादा शॉक भी हो जाती है। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। और अचानक से प्रिंसेस के बदलते हुए रिएक्शन को देखकर मास्टर डायरिया भी उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक से इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं। तो प्रिंसेस केट बताती है कि फिफ्थ प्रिंस ने अपने सभी के सभी भाइयों को मारने के बाद थ्रोन अपने नाम कर लिया है, और इसी के साथ फिफ्थ प्रिंस की आर्मी को जो लीड कर रहा था वो एक डेथ नाइट था। और ना सिर्फ ये, जिस वक्त फिफ्थ प्रिंस ने थ्रोन पर कब्जा किया, लेकिन इसी के साथ उसने ब्लैक टावर की एग्जिस्टेंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। और एक तरफ जहाँ प्रिंसेस काफी ज्यादा वरीड होकर ये सब कुछ बता रही थी, तो दूसरी तरफ मास्टर डायरिया भी कहने लगते हैं काफी सारा देर से कल्टिस्ट इस ब्लैक टावर को बनाना चाहते थे, और जैसा कि एम्पायर अब ब्लैक टावर को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि उन्होंने कल्टिस्ट से हाथ मिला दिया है। मास्टर डायरिया की इस बात को सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान होकर कह रही थी, इसका मतलब है कि एम्पायर अब उन कल्टिस्ट के हाथ में आने वाला है। तो मास्टर डायरिया भी कहने लगती हैं कि इस चीज की वजह से एम्पायर की मेरी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा बैकलैश मिलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल हमारी ही तरह वो ब्लैक टावर की एग्जिस्टेंस पर उंगली उठाएंगे, और स्पेशली एम्पायर के येलो टावर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज यानी कि 8 सर्कल का मैजिशियन रोड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग इस चीज के खिलाफ होगा, मगर उसके लिए भी इंटायर मेडिकल कम्युनिटी को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में मौजूद था, और इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग कितनी ज्यादा बुरी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि फॉलन ड्रैगन रजिस्टर था, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग को इतने गंदे तरीके से इंजर्ड करने के बाद कह रहा था, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस बार मैं सोच रहा है कि एम्पायर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मैच काफी ज्यादा आसानी से हार गया, कितना शर्मनाक है। मगर तभी से पीछे से कोई आता ही कहने लगता है बस काफी हुआ ज़ेलियन, तुम्हें जब पता था कि ये काम करने के बाद तुम नहीं बचोगे, तो फिर भी तुमने ऐसा काम क्यों किया लॉर्ड रोड्रिक। और हम देखते हैं वो पर्सन, या फिर कहूँ कि फिफ्थ प्रिंस, उसके बालों से पकड़ते हुए से कहता है तुम्हें तो ताकत की भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा काम क्यों किया, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन एम्परर बनता है। जिस पर रोड्रिक, जो कि काफी ज्यादा बड़ी पुरानी हालत में मौजूद था, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगता है फिफ्थ प्रिंस एक ऐसा बंदा था जो कि सभी छोटे बड़े बेग की मदद करता, वो हमेशा से काफी ज्यादा काइंड और राइटियस बात को फॉलो करने वाला था, और तुम फिफ्थ प्रिंस नहीं हो सकते, आखिर तुमने फिफ्थ प्रिंस के साथ क्या किया। रोड्रिक इस बात को सुनते हुए फिफ्थ प्रिंस अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है हाँ, मैं फिफ्थ प्रिंस नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो उसकी कॉन्शियसनेस डिवोट कर ली। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी अब तक पूरी तरह से फ्रीज होकर टूटना भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल की बॉडी पर उसका माना सर्कल अपीयर होकर उसका एक छोटा सा ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सिस्टम विंडोज पॉपअप होना शुरू हो गई, जिसमें बताया गया था कि उस आइस ड्रैगन हॉर्न को एब्जॉर्ब करने की वजह से वाटर एंड आइस एलिमेंट की कास्टिंग स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उस ब्रेक थ्रू के प्रोसेस के खत्म होने के बाद रसल अपना सर पकड़कर बैठते हुए कह रहा था मुझे याद है कि मैं उस आइस ड्रैगन हॉर्न को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। मगर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट महसूस करते हुए काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था क्या ये उस ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हुई है। और इसी के साथ मेरा माना रोड ओपन होने की वजह से मेरी कास्टिंग स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, और क्योंकि उस एब्जॉर्बिंग के प्रोसेस के दौरान उसके कपड़े पड़ चुके थे, तो अपनी सबस्पेस पॉकेट में से एक कोड निकाल कर पहन लेता है, और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर चुप कर सामने की तरफ देखते हुए कह रहा था काफी देर से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। और हम देखते हैं कि रसल को जिस चीज की आवाजें आ रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले दिखाया जाने वाला वही एग था, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है क्या ये एक आइस ड्रैगन का एग है। फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल उस एग के साथ अपना कान लगाकर अपने मन ही मन में कह रहा था ये उस फायर ड्रैगन के एग से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इस एग से थोड़ी सी लेकिन लाइफ एनर्जी सेंस हो रही है। और फिर हमें ड्रैगन्स के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि ड्रैगन्स ऐसे क्रीचर होते हैं जो कि हवा में मौजूद एम्बिएंट माना को एब्जॉर्ब करके सर्वाइव करते हैं, और फिर उस आइस ड्रैगन हॉर्न से एब्जॉर्ब की गई माना को उस ड्रैगन एग के अंदर इन्फ्यूज करते हुए कह रहा था आइस ड्रैगन से एब्जॉर्ब की गई माना को मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इन्फ्यूज करता हूँ, शायद इस चीज की वजह से इसकी लाइफ एनर्जी बढ़ जाए। मगर जैसे ही रसल इस प्रोसेस को शुरू किया, वो एग उसकी माना काफी जल्दी से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल आते हुए कहने लगा ओह, तो इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा हंग्री हो, ऑलराइट, जितना खा सकते हो खा लो। और फिर इसके साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रसल जोर जोर से हाँफते हुए कह रहा था कुछ ही देर में इसने मेरी 80% माना को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मुझसे अपनी और ज्यादा माना नहीं दी जा रही। रसल ये सब कुछ कह रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस एग के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो गए, और देखते ही देखते उस एग में से एक छोटा सा पेपर जैसे क्रिएचर निकल आता है, प्यू प्यू, और वो लिटिल आइस ड्रैगन प्यू प्यू करते हुए रसल के साथ चिमट जाता है, और अपने सामने एक आइस ड्रैगन के बच्चे को देखकर रसल भी काफी ज्यादा खुश होकर कह रहा था अमेजिंग, तुम तो सच में एक आइस ड्रैगन हो, लेकिन उस एग से कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं हो। एंड इसी के साथ उस क्यूट बेबी ड्रैगन को देखते हुए अपने मन ही मन में
कह रहा था, लेकिन ये किसी वाटर ड्रैगन से काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है और यहाँ तक कि इसके विंग्स भी नहीं है। शायद ये इस वजह से है क्योंकि ये एक सब स्पीशी है। और फिर से किसान पेपर को समन करते हुए उससे कह रहा था कि ओए भाईरा, तुझे तेरे भाई से मिलवाना है। मगर जैसे ही पेपर ने रसल के हाथ में एक और ड्रैगन देखा तो वो काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड पेपर भी लाइक, क्या मेरा हिस्सेदार आ गया? लेकिन हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा खुश होकर उसे बता रहा था, पेपर ये देखो एक न्यू बोर्न आर्च ड्रैगन, चलो इसे हाय कहो। लेकिन पेपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस आर्च ड्रैगन को देख रहा था। तो वो आर्च ड्रैगन भी उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जहाँ इनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि ये अभी एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, लेकिन तभी एक दूसरे से लिपट कर काफी ज्यादा खुश हो गए। जिन्हें यूं इस तरह खुश देखकर रसल भी अपने मन ही मन में कह रहा था, शुक्र है ये लड़ नहीं रहे। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि पेपर बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई को अपने हाथों में उठाए बैठा था और सिर्फ गड़ कर रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे रसल को उसकी सारी की सारी लैंग्वेज समझ आने लगती है। तो तुम कह रहे हो कि मैं इसका नाम रखूं, और फिर अपने मन में ये सोचते हुए कि हाँ ये वैसे सही कह रहा है, मैं इसे आर्च ड्रैगन तो नहीं कह सकता। बिग बिग नाम कैसा है? हेबेंडेक्स, कोल्ड किंग, बेस्किंग, रॉबिन, जॉन स्नो, ठीक है ना नाम। लेकिन इतने ज्यादा अजीब अजीब नाम सुनकर वो आर्च ड्रैगन और पेपर दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिन दोनों की इस एक्सप्रेशन को देखकर रसल भी काफी ज्यादा परेशान होकर कहता है, चलो शरबत नाम कैसा है? और हम देखते हैं कि आखिरकार पेपर और शरबत को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आ गया था। जिन्हें यूं खुश होता हुआ देखकर रसल भी राहत की सांस लेते हुए कहता है, चलो शुक्र है तुम्हें ये नाम तो पसंद आया। लेकिन अचानक से थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इसे रखूंगा कहाँ पर? मैं हमेशा इसे अपने साथ तो नहीं था घुमा सकता, क्योंकि बैटल के दौरान अगर मैं इसे अपने हाथ में पकड़े रखूंगा तो ये काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो सकता है। रसल अपने मन ही मन में ऐसा कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शरबत उसके हाथ पर काट देता है और शरबत के इस एक्शन की वजह से एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। द इन्फेंट आर्च ड्रैगन शरबत फ्रोजन फॉर्म को यूज कर रहा है। जिस सिस्टम विंडो को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान तो हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शरबत एक ब्रेसलेट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रसल और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। क्या शरबत तुम एक ब्रेसलेट कैसे बन गए? और इसकी वजह से पेपर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। एंड पेपर भी लाइक, ये कहा था बे। और शरबत की उस ब्रेसलेट में चेंज होने की वजह से कुछ सिस्टम विंडो पॉपअप होना शुरू हो गई, जिसमें बताया गया था कि आर्च ड्रैगन का फ्रोजन फॉर्म रसल के साथ बाउंड हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी कास्टिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब रसल इस फ्रोजन फॉर्म में अपनी माना को इंजेक्ट करेगा तो फ्रोजन फॉर्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और शरबत का रसल के साथ फ्यूज होने की वजह से रसल को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन इसी के साथ अपने मन में ये भी सोचने लगता है कि मुझे पता था कि ड्रैगन काफी ज्यादा मिस्टीरियस क्रीचर्स होते हैं, लेकिन किसी ड्रैगन के पास इस तरह की एबिलिटी होना ये काफी ज्यादा इंसेन है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे शरबत से कहने लगा कि क्या तुम दूसरी शर्त में भी डल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेयर के अंदर। और रसल का ये कह रही था शरबत एक स्पेयर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने की वजह से शरबत की हालत काफी ज्यादा खराब भी हो गई थी। मगर इस चीज को देख करके शरबत अपने आप को और भी शेप्स में ढाल सकता है, रसल काफी ज्यादा खुश होकर कह रहा था, इनक्रेडिबल, तुम एक स्पेयर में चेंज हो गए। मगर पेपर इस चीज को समझ चुका था कि शरबत फिलहाल किसी दूसरी शेप्स में ढल नहीं सकता, और अगर वो फोर्सफुली ढलना भी चाहे तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और शायद यही सब वो काफी ज्यादा परेशान होकर रसल को भी बता रहा था, लेकिन गड़ गड़ करके। और पेपर के इस बात को समझते हुए रसल भी शरबत से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हैचिंग के फौरन ही बाद मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड टास्क दे दिया, तो मुझे माफ करना। चलो तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हो शरबत। जिस पर शरबत भी काफी ज्यादा खुश होकर अपने रियल फॉर्म में आकर रसल के साथ चिमट जाता है। और हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा खुश होकर अपने मन ही मन में कह रहा था, पहले मैंने आर्च ड्रैगन होम को एब्जॉर्ब किया और अब मुझे एक लिविंग ड्रैगन मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर आना काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा, चलो अब घर जाने की बारी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि नाइटी डेजर्ट के ऊपर जोड़ कर एनिमियन की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक से शरबत को कहने लगा कि काफी ज्यादा गर्मी है ना, बस थोड़ी देर और वेट कर लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। शरबत को ये कहते कहते अचानक से सामने की तरफ से घुसते घर काफी ज्यादा हैरान हो गया। और हम देखते हैं कि रसल के हैरान होने की वजह सामने की तरफ लगी हुई एक बहुत बड़ी भीड़ थी। और एनिमियन की इमिग्रेशन चेक पर इतनी ज्यादा भीड़ को लगी हुई देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ को लगी हुई है, क्या दोबारा से एनिमियन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है? के साथ हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने अमूमन काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से रसल को देखकर, जिसने कि अपना भेस बदला हुआ था, काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, ओए फ्रोस्टलैंड की तरफ से आए हुए बच्चे, तुझे लाइन नजर नहीं आ रही, चल लाइन में लग। मगर जब जैसे ही रसल ने अपनी टू आइडेंटिटी रिवील की तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर रसल को सल्यूट करते हुए कह रहा था, अरे अरे किंगडम की प्राइड, आपको मैं ग्रीटिंग करता हूँ और थोड़ी देर पहले की बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना। जिस पर रसल भी थोड़ा सा शर्माते हुए हाँ बहुत हुआ, बस चल क्या रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों? तो वो नाइट उसे सब कुछ बता देता है कि फिट्ज प्रिंस ने अपने भाइयों को मारकर थ्रोन को अपने नाम कर लिया है। जिस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा परेशान होकर कह रहा था, न सिर्फ उसने अपने भाइयों को मारा बल्कि इसी के साथ ब्लैक टावर को सपोर्ट भी कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए रसल अपने मन ही मन में
सोचने लगा कि पहले मुझे लग रहा था कि इस सब के पीछे कर्टिस हैं, लेकिन अब पता चला कि इस सब के पीछे वो फिफ्थ प्रिंस था। मगर तभी अचानक से उस नाइट से पूछने लगा कि एंडीमियन इसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो नाइट उसे बताने लगता है कि एंडीमियन ने दोनों नेशंस की तरफ रीइंफोर्समेंट भेज दी है, और जहाँ नाजी अलायंस की तरफ येलो टावर मास्टर गए हैं तो दूसरी तरफ कील किंगडम की तरफ सर एरस को भेजा गया है। और सर एरस के बारे में सुनकर रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि एरस स्काईलैंड, जिसे के वारहैमर के नाम से भी जाना जाता है, एक सुपर ह्यूमन लेवल का वॉरियर जो कि अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे माउंटेन को शैटर कर सकता है। खैर जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द कैसल की तरफ पहुंचना होगा। अपने मन में ये सोचते सोचते रसल काफी तेज से उस नाइट का शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल और मास्टर डायरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डायरी रसल को बता रही थी कि व्हाइट टंग मास्टर भी बैटलफील्ड पर जा चुकी हैं, और इसी के साथ हेमिंगवे भी सेकंड वेव के लिए बिल्कुल तैयार है, और पीछे बची मैं है तो मुझे कैपिटल को गार्ड करने के लिए असाइन किया गया है। मास्टर डायरी को ये सब कुछ एक स्माइल के साथ बताता हुआ देखकर रसल थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, काफी ज्यादा टाइम जाया करने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन मास्टर डायरी एक स्माइल के साथ रसल की तरफ देखते हुए कह रही थी, अगर तुम इतनी देर बाद खाली हाथ वापस आते तो मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आना था, मगर मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो चीज ढूंढने गए थे तुमने वो चीज पा ली, क्योंकि जब तुम यहाँ से गए थे तो तुम एक मिड 7 सर्कल के मैजिशियन थे, लेकिन अब वापस आने पर तुम एक मास्टर लेवल के 7 सर्कल के मैजिशियन बन चुके हो। मास्टर डायरी की तरफ से इस कॉम्प्लीमेंट को सुनकर रसल खुश होने के बजाय थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, बस मैं थोड़ा सा लकी था, आफ्टर ऑल मैं डिवाइन ड्रैगन किंग और अदरवर्ल्डली सेवियर का डिसेंडेंट जो हूँ। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डायरी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती हैं, बकवास करना बंद करो, बेशक तुम्हारे पूर्वज काफी ज्यादा बड़ी शख्सियत थे, लेकिन अब तक तुमने जो चीजें भी पाई है वो सब तुम्हारी ही मेहनत है। और फिर रसल को समझाते हुए कहने लगती हैं कि दूसरे लोगों की बातें सुनकर बुरा मनाना बंद करो, क्योंकि तुम किसी और के नहीं बल्कि फ्लेम टावर मास्टर यानी कि मेरे स्टूडेंट हो, और मेरा स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम दूसरे लोगों की बातें सुनकर अपना स्पिरिट लेवल कम कर रहे हो। देखो बेटा, जितना ज्यादा कोई बंदा ग्रो होता जाता है तो इसी के साथ उसे अपना स्पिरिट लेवल भी बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पावर को देखकर बहुत सारे लोग जलकर तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, और अगर तुम दूसरे लोगों की बातें सुनकर अपने आप को कम महसूस करोगे तो ये तुम अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। तो इसीलिए दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने आप को क्रेडिट देना सीखो। और मास्टर डायरी की इस मोटिवेट कर देने वाली टीचिंग को सुनकर रसल भी दोबारा से मोटिवेट हो चुका था, और फिर मास्टर डायरी रसल को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगती हैं, चलो रसल हमें जाना होगा, क्योंकि नेशन को हमारी जरूरत है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस की तरफ लाया जाता है, जाके इतने ज्यादा इंटेंस माहौल को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर किंग की तरफ देखते हुए, जिसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, अपने मन ही मन में सोचने लगा, किंग जिसने कि काफी अर्से बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया था वो भी वापस आ चुके हैं, क्या फ्रंट लाइन पर दोबारा से कोई डिजास्टर स्ट्राइक हुई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाना सभी लोगों को बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही किल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, इंपीरियल आर्मी ने किल किंगडम के 17th माना स्टोन्स माइन पर कब्जा कर लिया है, और इसी के साथ सर एरेक्स जो कि किल किंगडम की तरफ भेजे गए थे, एम्पायर की तरफ से भेजे गए 2 सुपर ह्यूमन के हाथों हार चुके हैं। और योर हाइनेस की इस बात को सुनकर रसल और मास्टर डारिया दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सर एरेक्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गंदे तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने ओपोनेंट्स के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे देखकर सर एरेक्स के ओपोनेंट भी उनकी तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाते और कहने लगे, एंडीमियन के किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ही देख लो, इतने ज्यादा गंदे तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी हमारे सामने नहीं झुक रहा। तो दूसरा बंदा कहता है, मगर फिर भी ये कितनी देर हमारे सामने टिक पाएगा। और फिर इसके साथ में इन दोनों का छोटा छोटा इंट्रो दिया जाता है, जहाँ पर ये लंबे बालों वाला एम्पायर का सुपर ह्यूमन वाल्टर फिरकट है और दूसरा डियाब्लो निकल है, जो कि सर एरेक्स की इस हालत को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हम शर्त लगाए हैं कि इसको पहले कौन मारेगा। जिस पर सर एरेक्स गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, कितना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। लेकिन उन्हें भी पता था कि वो अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से एक तो एक स्विफ्ट स्वॉर्डमैन मास्टर है और दूसरा टॉप क्लास का बैटल मेज है, और अगर सर एरेक्स अकेले उन दोनों से फाइट करेंगे तो यकीनन उनसे हार ही जाएंगे। और क्योंकि अब तक उनके सारे के सारे सोल्जर रिट्रीट कर चुके थे, तो इस वजह से वो भी वहां से रिट्रीट करने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि एम्पायर की तरफ से आए हुए वो दोनों सुपर ह्यूमन सर एरेक्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सर एरेक्स भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन पर अटैक करते हुए कह रहे थे, मुझे कमजोर समझने की जुर्रत भी मत करना। और इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूहाना सभी लोगों को बता रहे थे कि उस फाइट की वजह से फॉर्चुनेटली सर एरेक्स की जान बच गई, मगर वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और शायद ही फाइट कर सकें। और अब सुनने को आया है कि एम्पायर की आर्मी आईडी की ग्रेट फील्ड की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता है कि वो जगह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूक रसल, मेरा ख्याल है कि कील की तरफ तुम्हें ही जाना चाहिए। योर हाइनेस के इस बात को सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और इसी के साथ मास्टर डायरी भी खड़ी होकर वे कह रही थी, योर मैजेस्टी, हमारे सामने तो सुपर ह्यूमन लेवल के एनिमीज हैं,
जिसके साथ बहुत बड़ी बड़ी अनडेड की आर्मी भी है। तो क्या होगा कि इसकी जगह मैं वहाँ पर जाऊँ? मास्टर डायरेक्ट इस बात को सुनकर, जो कि एक किस्म से सही भी है, क्योंकि कौन सा मास्टर होगा जो कि अपने डिसाइबल को इतनी तरह खतरनाक जगह पर भेजे। योर हाइनेस कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि आप अपने यंगेस्ट डिसाइबल को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, मगर मैं आपको बताना चलूं कि इसी के साथ ये मेरा सन इन लॉ भी है, जो कि मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। तो क्या आप इमेजिन भी कर सकती हैं कि अपनी फैमिली को वार में भेजने का बोझ कितना ज्यादा होता है। और फिर मास्टर डायरेक्ट को समझाते हुए कहने लगते हैं कि अगर किंगडम की ग्रेटेस्ट फोर्स यहाँ से चली जाएगी तो इंपीरियल आर्मी के लिए रॉयल कैपिटल सबसे ज्यादा आसान टारगेट होगा। योर हाइनेस की इन सभी बातों को सुनते हुए मास्टर डायरेक्ट भी कुछ नहीं कह पाती, और फिर हम देखते हैं कि रसल आगे आते हुए कहता है, मैं यानी कि ड्यूक रसल एमंड योर हाइनेस की रॉयल कमांड को एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो योर हाइनेस के पूछने पर कि क्या रिक्वेस्ट है, तो रसल उससे बताता है कि किल किंगडम के सभी मेजेस को बता देना कि आसमान खाली करते। इसी के साथ ही शिफ्ट होता है और हमें रसल को प्रिंसेस के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस पेपर को देखते हुए कहती हैं, अगर तुम इस बच्चे की सवारी करते हुए बैटल फील्ड की तरफ जाओगे तो तुम्हारे एनिमीज तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी देकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और फिर अचानक से एक स्माइल के साथ लेकिन काफी ज्यादा उदास भरे लहजे में कहती हैं, घर लौटने के फौरन ही बाद तुम्हें बैटल फील्ड में भेजा जा रहा है। एक प्रिंसेस होने की हैसियत से मुझे ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन एज अ लवर ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। प्रिंसेस के इस बात को सुनकर रसल को उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन फिर अचानक से माहौल को ज्यादा इमोशनल ना करते हुए रसल की जली हुई रोप को देखते हुए कहने लगती है, और हाँ, अब जब मैं तुम्हारी रोप को गौर से देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो जली हुई है। जिस पर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपनी रोप की तरफ देखते हुए कह रहा था, लेकिन ये तो मैंने कल ही डाली है। मगर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने एक सर्वेंट को कोई चीज लाने को बता दी थी, और फिर अगले सीन में हमें रसल को एक न्यू रोप डालने हुए दिखाया जाता है, और प्रिंसेस भी रसल को कह रही थी कि ये मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके बनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो रसल भी उसे कहने लगता है कि एक चीज तुमने बनाई है और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है। मगर तभी अचानक से अपनी रोप पर एक ड्रैगन को बना हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर इस चीज के बारे में पूछने लगता है, जिस पर प्रिंसेस तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे खड़ी सर्वेंट रसल को बताने लगती है कि हाँ, ये एक सीगल है, और प्रिंसेस ने खुद होकर काफी देर रातें जाकर इस रोप पर एम्ब्रॉयडरी की है। जिस पर प्रिंसेस चुप करो। मगर हम देखते हैं कि रसल उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए प्रिंसेस का काफी तरह शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर प्रिंसेस उसे कहने लगती हैं कि वेयर दिस रोब, थिंक ऑफ मी एंड रिटर्न सेफली। एंड ट्रेसी के साथ ये कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, जो कि खैर छोड़ो, साइड पे करो यार। एंड फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है किला आउटपोस्ट के करीब ही, जहाँ पर सोल्जर की एक टुकड़ी अनडेड्स का मुकाबला कर रही थी, और हम देखते हैं कि एक सोल्जर जब एक अनडेड से लड़ने में मसरूफ था तो तभी उसके पीछे कुछ और अनडेड्स उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। जिन अनडेड्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो सोल्जर काफी तरह घबरा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अनडेड्स पर हमला करके उस नाइट की जान ले पाता, हम देखते हैं कि तभी उसके सामने सर आयरेक्स आ गए, जो कि अपने एक ही स्ट्राइक में उस अनडेड का खेल खत्म कर देते हैं। और सर आयरेक्स को इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी बैटलफील्ड में लड़ता हुआ देखकर वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, लॉर्ड आयरेक्स, इतनी ज्यादा इंजरी होने के बावजूद भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो लॉर्ड आयरेक्स, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो उसे दिलासा देते हुए बताने लगता है कि जब मेरे इलाज खतरे में है तो इस वक्त मैं लेट कर आराम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अगर हम यहाँ पर भी हार गए तो हम इस ग्रेन फील्ड को खो देंगे। नहीं, हम इस ग्रेन फील्ड को नहीं खो सकते, क्योंकि इसी एरिया से हमें आर्मी की फूड के लिए 70% से ज्यादा तक की सप्लाई आती है। तो इसका मतलब है कि इस जगह को सिक्योर करने के लिए हमें अपने एनिमीज को एलिमिनेट करना होगा। और इसी के साथ हमें एम्पायर की तरफ से आए हुए उन्हें दो सुपर ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जो कि सर आयरेक्स को वापस आए हुए देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारे हाथों से पिछली दफा बच ही गए थे तो फिर छुपा ही रहना था, यहाँ पर क्या लेने आया है। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड मास्टर भी सर आयरेक्स से मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, लगता है कि तुझे मौत की कुछ ज्यादा ही इच्छा है। लेकिन हम दोनों को वहाँ पर देखकर फौरन से ही सर आयरेक्स अपने सोल्जर्स को वहाँ से रिट्रीट होने को बता देते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर काफी तेजी से सर आयरेक्स पर हमला कर चुका था। अच्छा, तो तू फिर से भागना चाह रहा है? जिस पर सर आयरेक्स उसका अटैक ब्लॉक करते हुए कहने लगते हैं, इतना भी शौक मत हो, मैं सिंपली अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देना चाहता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डियाब्लो की इस अटैक को ब्लॉक करते करते सर आयरेक्स को काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मेज भी सर आयरेक्स पर हमला करने लगा, लेकिन सर आयरेक्स को उसका अटैक काफी ज्यादा आसानी से डॉज करता हुआ देखकर उसे कहने लगा, ओहो, सरप्राइजिंगली तुम अपने साइज के लिहाज से काफी ज्यादा फास्ट हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सर आयरेक्स अपने मन ही मन में कह रहा था, डैम इट, अगर इन दोनों की जगह एक मेरे सामने होता तो मैं इनकी चटनी बना के रख देता। सर आयरेक्स अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन तभी वो मेज काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए पड़ते हुए कह रहा था, मगर हाँ, तो पिछली बार से काफी ज्यादा स्लो हो चुके हो। और हम देखते हैं कि वो अटैक सर आयरेक्स के काफी ज्यादा करीब था। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक सर आयरेक्स को हिट कर पाता, हम देखते हैं कि सर आयरेक्स और उस मेज के दरमियान एक फायरवॉल बन जाती है। लेकिन अचानक से उन दोनों के दरमियान इस फायरवॉल को बनता हुआ देखकर वो दोनों सुपर ह्यूमंस काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे।
क्या ये क्या था? अचानक से अटैक कहां से आ गया? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि रसल रेमंड था, जो कि एम्पायर की तरफ से आए हुए उन दोनों सुपर हीरोज को देखते हुए कहने लगा, लगता है कि मैं इन दोनों को एक ही अटैक में नहीं हरा सकता। हाँ, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि एम्पायर के सुपर ह्यूमंस भी इतने ज्यादा नाकारा नहीं हैं। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे मैसेज मिला था कि उसे सरारस को असिस्ट करना है। जो सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल काफी तेजी से सरारस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सरारस क्या आप ठीक हैं? खैर, हिज मैजेस्टी के ऑर्डर पर मैं आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और रसल को वहाँ पर देखकर सरारस के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। ट्यूक रसल रेमंड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे यहाँ पर मुलाकात होगी। सरारस किस बात को सुनकर रसल ने कहने लगता है कि आप कंफर्टेबली मुझसे बात कर सकते हैं, आफ्टर ऑल मैं आपका जूनियर ही हूँ। इन दोनों की ये बातें चली रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो मजीशियन रसल की उस फायरबॉल को रिपेल करते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारी गपशप बंद हो गई हो तो आप फाइट शुरू करें। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सरारस इंटेंस होते हुए कह रहे थे, अपने जूनियर पर रिलाई करते हुए मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, लेकिन फिर भी तुम जैसे लोग मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। मगर हम देखते हैं कि रसल ने कह रहा था कि हम दोनों को अपने अपने सूटेबल ओपोनेंट्स के साथ फाइट करनी चाहिए, तो आप किससे फाइट करना चाहेंगे? तो सरारस अपने हैमर से डियाब्लो की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे, उस मेज के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इस बच्चे के साथ फाइट करूंगा। और उन दोनों को इस तरह अपने अपने ओपोनेंट सुनता हुआ देखकर डियाब्लो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, मुझे कमजोर समझने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बुढ़े खुसर। मगर यार द नेक्स्ट मोमेंट सरारस काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए कह रहे थे, यही सेम लाइन मैं भी तुझे कहना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल उस मेज के सामने आ खड़ा होता है और रसल को अपने सामने आया हुआ देखकर वो मेज उसे कहने लगता है, तुम फ्लेम टावर की चुड़ैल की अप्रेंटिस हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। और उस मेज को मां से लाया कि इंसान करता हुआ देखकर रसल काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, अपनी इस गंदी जुबान से उनका नाम भी मत ले। तो वो मेज हंसते भी कहने लगता है, लगता है कि उसने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स है बच्चे। और जहाँ एक तरफ वो मेज इस तरह की बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसल ने इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए क्राउन ऑफ सोलमैन को एक्टिवेट कर लिया। और जब जैसे ही उस मेज ने रसल पर अटैक किया, तो रसल क्राउन ऑफ सोलमैन की टाइम स्टोर पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हट जाता है। और उस अटैक को डोज करने के साथ साथ उसने शर्बट को उसकी मदद करने को भी बता दिया था। और फिर हम देखते हैं कि रसल शर्बट की आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जमीन से काफी ज्यादा आइस की स्पाइक्स निकालना शुरू कर देता है। और रसल के इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से हवा में आकर डॉज करने के साथ साथ काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मनी मन में सोच रहा था कि ये फ्लेम टावर से है, तो मैंने सोचा था कि ये लाइटिंग या फायर मैजिक को इस्तेमाल करेगा, लेकिन एक तो इस तरह का मैजिक और इतने ज्यादा रिफाइंड माना कंट्रोल, इस बच्चे के पास कितने ज्यादा टेरिफाइंग स्किल और टैलेंट है। ये सब कुछ सोचते वो काफी ज्यादा हैरान तो हो रहा था, लेकिन इसी के साथ रसल पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कह रहा था, काफी देर बाद मुझे कोई टक्कर का ओपोनेंट मिला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल और उस मैच की काफी ज्यादा तेजी से फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत बड़े बड़े एनर्जी के क्लैशेस हो रहे थे। और उस मैच से फाइट करते करते रसल को इतना तो अंदाजा हो ही चुका था कि अब तक उसकी जितने भी मैच के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल हुई है, ये मैच उन सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को रियलाइज करते ही रसल उस मैच पर ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, ताकि अपने एक ही ताकतवर अटैक में उसका खेल खत्म कर सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल अपने सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल करानोस 5 स्टैक को इस्तेमाल करता है। और रसल के इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उस मैच को भी समझ आ चुकी थी कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, तो इसी वजह से अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर रसल के अटैक को हेड ऑन ब्लॉक करना शुरू कर देता है। और उन दोनों की अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और रसल का वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस मैच का अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक यूज करने के बावजूद भी रसल की उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो मैच भी काफी ज्यादा गंदे तरीके से इंजर्ड हो गया था। और इस चीज की वजह से अपनी पूरी की पूरी पावर अनलिश करते हुए कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हुए रसल की उस अटैक को इनकाउंटर करने के साथ साथ उस पर हमला भी कर देता है, जिसके अटैक को रसल ने काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज किया। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मैच अपने गोल्डली फॉर्म में आ चुका था और फिर एक डेडली अंदाज में रसल की तरफ देखते हुए कहने लगा, अच्छा तो इसी वजह से एम्पायर की किल लिस्ट में तुम्हारा नाम काफी ज्यादा ऊपर है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाऊँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मार के मरूंगा। और उस मैच का ये कहने तो हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसकी आगे की पर नहीं आए तो इसीलिए मैं एक न्यूज से स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज उस पर भी सपोर्ट दिखा देना। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अगर तुम लक्सीड मानवा को देखना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसके आगे की चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।